कबूतर को मस्टर्ड ऑयल के साथ। भाई कबूतर को मस्टर्ड ऑयल में नहीं तलना है। आपने तरबूज खाया, पानी नहीं पीना उसके बाद, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। विनायक अभी हिलाने वाला हूँ। दाल मखनी जो हम खाते हैं, अरे बाप रे बाप। ये वो बीमारी है जो जान नहीं लेती लेकिन जीने भी नहीं देती। लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं, दिन में अनेकों बार फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, अनेकों बार टॉयलेट जा रहे हैं। IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, डाइवोर्स हो जाते हैं IBS की वजह से। बाय बाय एनर्जी को करो ही फाइन। विनीत एंड विनायक विन विन वर्ल्ड के इस पॉडकास्ट के माध्यम से मित्रों को कहना चाहता हूँ, अगर वो कहीं ठीक हो सकता है तो वो आयुर्वेद में। अच्छा, मॉडर्न मेडिसिन नहीं। हेयर फॉल पे भी कुछ है और मोटापे के लिए आमल की रसायन, जादू जैसा सुनाई देता है। जादू है। एक आयुर्वेद की टैबलेट आती है सुथरो, सब जगह मिल जाता हाँ मिल जाएगी। मेरे यहाँ से मंगा लो, मुझे भी फायदा हो जाएगा। हमारे ऑडियंस के लिए ना आप एक मैजिक फूड बता के दो। आज के इस पॉडकास्ट का मैजिक फूड है, वापिस से बोल रहा हूं, अगर किसी को मेरी किसी बात पे कोई डाउट है, जा करके अष्टांग हृदय खोलिए, उसका 7वां अध्याय खोल लीजिए। लाइफ का ये असली फंडा, फंडा फंडा लाइफ का फंडा, लाइफ का ये असली फंडा, फंडा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज हम आए हैं पार्ट 2 के साथ, ये पॉडकास्ट के ऑन साथ। पब्लिक डिमांड। पब्लिक की बहुत जोर दौर से डिमांड थी, तो भाई हम सर को वापस लेके आए हैं पार्ट 2 के साथ। आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे रेमेडीज़ हो गए, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हो गए, और भी आयुर्वेदा के सीक्रेट्स। और एक सेक्शन ऐसा भी आएगा जो आपने लास्ट पॉडकास्ट पे कमेंट्स किए थे, आपने अपने प्रॉब्लम्स बताए थे, तो उसको भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करने वाले। क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में ना, पॉडकास्ट नंबर 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी, रेमेडीज। यस कि भाई ये एक बीमारी है तो इसको कैसे ठीक करें, कुछ और हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करें। यस। तो वेलकम टू विन विन वर्ल्ड स्टूडियो मिस्टर परमेश्वर अरोरा। थैंक यू विनीत, थैंक यू विनायक। परमेश्वर जी प्रकट हो गए। सर मोस्टली कैसे? मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? सर दूसरी बार भी दिल्ली से आपको बुलाया गया है। नहीं, आपने बोला था कि लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं फिर से आऊंगा और फिर से ज्ञान दूंगा। ये तो बिल्कुल होता ही है, लोगों को अच्छा लगा। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है करोड़ों लोगों ने जो है हमारे पॉडकास्ट को देखा। और अच्छी बात यह है कि विनायक, मेरे पास मेल आए हैं, फोन आए हैं हमारे सोशल मीडिया पे, जिन्होंने पानी को ठीक किया, दूध के बारे में जो जानकारी हमने दी, दही के बारे में, और उनको बहुत फायदा हुआ। मतलब यू विल नॉट बिलीव, लोगों ने पानी अपना ठीक करके अपने को ठीक किया है। पानी कैसे केवल पीना? पानी के, हाँ, वो जो मिथ था उनका अधिक पानी पीने का, उससे बाहर आए। फिर पानी पीने का सही समय, सही मात्रा, सही तरीका, तो बहुत अच्छा रहा पहला। एंड Correct. वो जो रेस्पॉन्स, साक्षात उदाहरण हाँ। हमने भी पानी चेंज कर लिया। हाँ, तो सब लोग को अच्छा लगा, सब लोग को। विनीत, एक बताना चाहूंगा कि एक लेडी मेरे पास अभी परसों मेरी क्लिनिक में आई, एंड शी मेंशन्ड कि मैंने पहले बहुत पानी पीती थी डिटॉक्स के नाम पे, क्योंकि आजकल तो सेलिब्रिटीज भी बोलते हैं ना, सुबह उठ करके आप ये पत्ता डालिए, ये डालिए, वो डालिए, और एल्कलाइन वाटर, डिटॉक्स वाटर तैयार कीजिए और खूब सारा पानी पीजिए। तो वो बहुत पानी पीती थी, बट उनकी कंडीशन ये थी कि वो, मतलब उनको इतना लेजीनेस आती जा रही थी, इतना वो शक्ति विहीन होती जा रही थी कि अगर उनको स्टेयर्स चढ़ना है अपने घर का तो वो अवॉइड करने लगी थी। एंड एनी हाउ वो विन विन वर्ल्ड का अपना पॉडकास्ट उनको देखने को मिल गया। एंड देन शी करेक्टेड, पानी हमारे हिसाब से जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था वैसे पीना शुरू किया। एंड वो आके मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, अब मैं बच्चों की तरह दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, केवल मैंने पानी पीने का अपना जो तरीका है वो आपके हिसाब से कर लिया। नाइस, क्या बात है। कैन यू बिलीव दिस? यस। एक लेडी जो 52 ईयर्स की है, अपने घर के स्टेयर्स चढ़ना बंद कर दिया कि भाई ताकत नहीं है शरीर में। करेक्ट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो ओवर हाइड्रेट हो रही थी। ओवर बेसिकली हमने लोगों को सही जानकारी पहुंचानी है, बहुत अच्छा लगा। और इमीडिएट उनको फायदा भी पहुंचाना है। यस यस, सब बात वेरी सिंपल वे। यस, इन अ वेरी सिंपल वे। Yes. वो जो घर पे हो सके, हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं समझानी है। Right, हमने वो बहुत main चीज सिंपल, थी। हाँ। जो एकदम प्रैक्टिकल है,
जिसको आज हमारा पॉडकास्ट सुनने के बाद आज रात में ही इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसी ऐसी बातें करनी है हमें। कोई मतलब ऐसी दवाई नहीं बताई आपने कि भाई बाहर जाके हजारों रुपए की दवाई आ रही है, वो कुछ नहीं, सारी चीजें आपके घर पे अवेलेबल है। मेरे पास नेपाल से एक विनीत पेशेंट आए, वो मुझे बोलने आए कि हमें केवल आपको थैंक यू बोलना है। मैंने किस बात का? बोले आपने पिछले विन विन पॉडकास्ट में आपने बोला कि अपने खाने को पीना है और पानी को खाना है। हाँ। और मैं सालों से एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट रहा हूँ, इतनी दवाइयाँ खाता था, आराम नहीं आता था। अभी मैंने बिल्कुल आपका तरीका अपनाया और नाउ आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी। तो मैं इधर दिल्ली आया तो मुझे लगा कि गुड़गांव आकर के आपको थैंक यू बोलने के लिए मैं हूँ। नाइस। तो ये इससे बड़ी फीस कोई नहीं हो सकती कि कोई आपको दूर से चल के थैंक यू बोलने के लिए आए। हाँ नाइस। तो बहुत अच्छा रहा। नहीं बहुत अच्छा लगता है जब Yeah. ऐसा डिफरेंस आता है सोसाइटी में या लोगों के शरीर में एक पॉडकास्ट देखने के बाद। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बारे में बात करें, किसी ने पॉडकास्ट नंबर 1 नहीं देखा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। Yes, yes. सो लेट्स स्टार्ट विद Yes. पॉडकास्ट नंबर 2। अभी एक बहुत बड़ी चीज थी जो हमने ज्यादा कवर नहीं की थी, वो थी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। कि आजकल लोग 2 अलग अलग फूड को रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन करके खाते हैं क्योंकि उनको वो लगता है ये सही है, और उसके वजह से उनकी सेहत खराब होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आप बताइए जो हमें अवॉइड करने करना चाहिए। चाहिए। चाय के साथ गुलाब जामुन नहीं खाऊं? नहीं गुलाब जामुन और नहीं, वैनिला आप गरम चाय के साथ गरम गुलाब जामुन खा लीजिए विनीत, लेकिन कम से कम ठंडी आइसक्रीम के ऊपर गरम गुलाब जामुन रख के मत खाइए। पर टेस्टी तो वही लगता है मतलब ना, ठंडी। एडवेंचर के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं लोग, एंड उसके बाद अल्टीमेटली दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर हेल्थ। ओके आज के टाइम पे देखिए हमारी सोसाइटी मुझे लगता है कि नॉन वेज की तरफ बहुत बढ़ चुकी है। हाँ। उनको एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं तुमको प्रोटीन की पूर्ति कहाँ से होगी, Yes, तुम yes. जिम करते हो तो यू हैव टू टेक सम नॉन वेज। एंड नॉन वेज खाने के बाद में अगर वो कुछ भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो एकदम एक्सपोजर दे रहे हैं अपनी बॉडी को फॉर स्किन डिजीज, एंड अच्छा, अनफॉर्चुनेटली स्किन डिजीज बढ़ती हुई जा रही है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि आप अगर नॉन वेज खा रहे हैं, हाँ। आप मांसाहार कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि उसके आसपास उस मील में दूध या दूध से बनी कोई चीज आपके पेट में नहीं जानी चाहिए। आसपास एज इन 1 घंटे का गैप रख सकता हूँ? 6 घंटे के गैप की बात खाइए। अच्छा, 6 क्योंकि एक मील, पहली बात 2 मील में ही हमें गैप देना चाहिए ना। तो जब तक आपके पेट में नॉन वेज है तब तक आप वहाँ दूध मत डालिए या दूध से बनी चीज मत डालिए। एंड स्पेसिफिकली मछली के लिए तो हमारे यहाँ बहुत, और मछली में भी एक चिलचिम मछली होती है, तो जो लोग फिश खाते हैं वो जानते हैं इस वेरिएंट को। बट आप ये मान के चलिए कि कोई भी मछली, अगर आपने मछली के साथ दूध का सेवन किया तो फिर आपको स्किन डिजीज, एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जीज ये बहुत अधिक होने की संभावना बन जाती है। कभी आप बच सकते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ देखिए ये मतलब हो सकता है कि इमीडिएट आपको नुकसान ना पहुंचाए, बट आपने बीज बो दिया, वो बीज पहले दिन कुछ नहीं, बाद में वो फूटेगा, पत्ते निकलेंगे, तना निकलेगा, फूल भी निकलेंगे, लेकिन फल जो निकलने वाले हैं वो कड़वे निकलेंगे, हाँ। मीठे नहीं निकलेंगे वो फल। और वो कभी ना कभी वो निकलेगा। रूट बीज आपने बो दिया। अगर इफ आप ये सब प्रैक्टिस करते हैं खाने की, तो बीज आपने जो है एक कड़वे फल वाला वृक्ष का बो दिया। करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात जो आज के टाइम पे बहुत सारे घरों में प्रैक्टिस हो रही है, एंड फिर विनायक हम किसी को कल्प्रिट नहीं कर रहे, हम अज्ञानता को कल्प्रिट कर रहे हैं। उनको नॉलेज नहीं है, करेक्ट। उनको डायरेक्शंस नहीं मिल पा रहे। आप जानते हैं आज के टाइम पे कोई भी माँ अपने बच्चे को बनाना शेक, मैंगो शेक पिला के खुश होती है मिल्क शेक, कि आप यार थोड़ा ताकत की चीज उनके पेट में गई। यस। करेक्ट। एज पर आयुर्वेदा आप बनाना शेक नहीं पी सकते। दूध और दूध केला। का खट्टे फलों के साथ बिल्कुल नहीं, और दूसरे फलों के साथ भी बहुत संभल कर सेवन करना चाहिए। आप मैंगो शेक देखो कितना हाँ, कॉमनली मैंगो और मैंगो शेक तो बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी आप- शेक फिर वो भी। आप मैंगो शेक पीते हैं विनीत, आप ये बताइए कि क्या वो जो आपको शेक बना के दे रहा है वो हर मैंगो पहले टेस्ट कर रहा है क्या, कि वो इंश्योर कर रहा है कि वो मीठा है? नहीं, उसमें वो खट्टा चीनी है। भी वो डालता तो है। उसमें हाँ। चम्मच से नहीं, कटोरी भर के चीनी मिलाता है। हाँ, हाँ, और आपको ठंडा ठंडा मीठा मीठा मैंगो Yes. शेक मिलता है, लेकिन Correct. पीछे खटाई लिए हुए आम उसमें डला है। हाँ हाँ हाँ। जो पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो आई ओपनिंग, बनाना शेक, मैंगो शेक नहीं पीना है, नहीं बच्चों को देना है।
तो कौन सा मिल्क शेक पी सकते हैं? कोई नहीं, फल के साथ दूध हटा दीजिए। कोई भी नहीं, मतलब नहीं। सीताफल मिल्क शेक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल दूध और नहीं। फल ऐड नहीं आपको यस, फल कौन से, आप फल में आप ड्राई फ्रूट्स दीजिए, आप मुनक्का दीजिए, अंजीर दीजिए, बादाम दीजिए, अखरोट दीजिए दूध के साथ। तो ड्राई फ्रूट्स आर ओके विद मिल्क, बट फ्रूट्स आर नॉट ओके विद मिल्क। फिर से विनीत बोलूंगा, ड्राई फ्रूट्स आर ओके विद मिल्क, बट फ्रूट्स आर नॉट ओके विद मिल्क। मिल्क। तीसरी बात, और फ्रूट्स और मिल्क पिए तो होगा क्या? नुकसान होगा, ये विरुद्ध आहार है। ये धीरे 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 आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन, देखिए मिसमैचिंग बहुत तरह की होती है। अब वो देश विरुद्ध भी हो सकती है, वो काल विरुद्ध भी हो सकती है, वो मात्रा विरुद्ध भी हो सकती है, वो गुण विरुद्ध भी हो सकती है। तो अलग अलग तरह का आपने विरुद्ध आहार कहा कि वो कॉम्बिनेशन जो नहीं खाए जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल काल विरुद्ध मैंने बोला, तो काल में ठंड चल रही है एंड आप आइसक्रीम खा रहे हैं, वो कोल्ड कफ हो जाएगा, काल विरुद्ध। काल विरुद्ध हो गया। अब आप इस समय नाइट का समय है और आप दही खा रहे हैं, आपको हार्ट में ब्लॉकेज होगा, धीरे धीरे आप डायबिटिक हो जाएंगे, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि रात्रि में दही नहीं खानी है। करेक्ट। तो वो काल विरुद्ध है। दही अच्छी है, लेकिन आपने अगर बसंत ऋतु में खाई, बसंत ऋतु में किसका प्रकोप है? कफ का प्रकोप है। और दही क्या करती है? कफ कारक है। तो कफ के काल में आपने कफ को बढ़ाने वाली चीज खाई, तो आपको कफ की बीमारियां होंगी। कफ का मतलब ब्लॉकेजेज होंगी, आपको शुगर हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लोग को हार्ट डिजीज लोग होगी। उपवास के टाइम पे भी बहुत सारे लोग फ्रूट सैलेड खाते हैं, कस्टर्ड को मिक्स करके। एग्जैक्टली। तो अभी क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, अज्ञानता है। करेक्ट। अब उसे सही करना है। आज विनीत, मैंने पिछली बार भी एक बात बोली थी, क्योंकि अब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनको नॉक नॉक करना है, उनको पहले जगाना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो रेलिवेंट है। करेक्ट। आज इस इरा में जहां सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मेडिसिन्स घर में राशन के रूप में आनी शुरू हो चुकी हैं। हर महीने मेडिसिन आती हैं, पूरा बॉक्स आता है, मम्मी की, पापा की, भाई की, बच्चे की, ऐसे आते हैं। और अभी तो पता है एप्स भी निकल गए कि आपको ये ऐप यूज करोगे तो मेडिसिन और सस्ती मिलेगी। मतलब सी, और वो ये हुआ क्यों विनायक? ये हुआ इसलिए कि जो खान पान को बताने वाले हमारे शास्त्र थे, हमारा वेद थे, हमारा आयुर्वेद था, अब अनफॉर्चुनेटली उससे हमने दूरी बना ली। थोड़ी सी बातें तो हमारी मम्मी वगैरह बोलते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने तरबूज खाया, खरबूजा खाया, अभी गर्मी आ भी रही है। हाँ गर्मी, सब पहले होता था, सारे बच्चे होते थे घर में, याद करो, और फिर वो सोते थे दोपहर में, फिर 1 घंटे बाद उठते थे तो मम्मी सबको बिठा के तरबूज काटती थी, सब लोग तरबूज। लेकिन एक शर्त होती थी मम्मा की, वो काला नमक पानी का- नहीं पीना है। अच्छा हाँ, राइट राइट पानी नहीं पीना है उसके बाद। राइट। आपने खरबूजा खाया, आपने तरबूज खाया, पानी नहीं पीना है बिल्कुल। Correct. नहीं तो फिर आपका पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन लग सकता है, उल्टी लग सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है एंड एक्चुअली तरबूज इज 90% वाटर ना, है ना? उसके साथ पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है। पीना है। हाँ। ठीक है। तो अब लेकिन ये बात बताने वाला कोई नहीं है। अब मैं देखता हूँ बच्चे तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, प्यास लगती है, जो भी कुछ होता है पानी पी रहे होते हैं। सो कहने का मतलब ये है, और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इमीडिएटली नुकसान नहीं हो रहा है तो भी आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीज बीज और फल आने में टाइम लगता है। वो फल कड़वे आएंगे कि मीठे आएंगे, इट टेक्स टाइम। तो तरबूज खाने के बाद कितने टाइम तक पानी नहीं पी सकते? एटलीस्ट 45 मिनट से 1 45 हाँ, minutes, पानी नहीं पीना Okay. चाहिए। आपने एकदम नॉस्टैल्जिया में डाल दिया, बचपन का बोल के ना, मम्मी काट के रखती है। वो एक्चुअली हमारे घर में होता था, काट के तो, और काला नमक डाल ये दी सबके घर होता था। हाँ। वो जानते थे ये नहीं करना है। आप दूध की बात कर रहे हैं, अभी हमने थोड़ा सा हिलाया लोगों को, बनाना शेक बना करके, मैंगो शेक बना करके, कोई भी फ्रूट आप जानते हैं, आप कुलथ की दाल को, आप उड़द की दाल को, हाँ ठीक है, दूध के साथ नहीं खा सकते। एंड विनायक अभी हिलाने वाला हूँ, उड़द की दाल मतलब दाल मखनी जो हम हाँ खाते हैं, दाल मखनी, हाँ ठीक है, वो दूध में पकती है, ठीक है। हाँ। आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ विनायक, अधिकतर लोग दाल मखनी खाते हैं एंड उसके बाद वो पेट में गैस बन रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो गया, heavy ये भी लगे। शिकायत करते हैं। हाँ, हाँ। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। क्रीम वीम डाल के पूरा बनाया होता है दाल मखनी। तो दाल मखनी जो है एज पर आयुर्वेदा इज ए रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। बहुत ही मेजर डिश निकाल दी आपने। दाल लाइफ मखनी यार तो फेवरेट है भाई। लाइफ आधी हो गई मुझे। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने मतलब आयुर्वेद की डेप्थ में आपको बताना चाहता हूँ। मात्रा विरुद्ध, जैसे हमने बोला, अब शहद अमृत जैसा है,
ठीक है, घी अमृत जैसा है, लेकिन दोनों को अगर सम मात्रा में खाएंगे आप, बराबर मात्रा में मिला के, तो वो टॉक्सिक हो जाता है। मतलब टॉक्सिक मीन्स आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और विषम मात्रा में अगर, मतलब दोनों की मात्रा अलग है, जैसे आपने 1 चम्मच हनी लिया, ½ टीस्पून पिघला हुआ घी लिया, तो वो अमृत जैसा बन जाएगा। Okay. विषम मात्रा में वो अमृत है। लेकिन अब डेप्थ ऑफ आयुर्वेद समझो, विषम मात्रा में भी यदि वर्षा के जल के अनुपान से आपने वो खाया और वर्षा जल लिया, आपने पी लिया, तो फिर वो टॉक्सिक हो गया। वर्षा जल एज इन रेन वाटर, सीधा रेन वाटर। रेन वाटर आपने पिया, हाँ ठीक है, चाय आपने गर्म करके पिया। हाँ। अगर आपने, मैं आपको फील कराना चाहता हूँ डेप्थ ऑफ आयुर्वेद। डेप्थ ऑफ आयुर्वेद देखिए, उनकी स्टडी कितनी थी, उनको मतलब उनके ऊपर शंका करने का मतलब है सीधे सीधे आप भगवान पे शंका कर रहे हैं। जैसे कबूतर बहुत जगह खाया जाता है, कबूतर खाया जाता है बहुत जगह, है ना। कबूतर को अगर आपने मस्टर्ड ऑयल के साथ उसको प्रोसेसिंग कर लिया तो वो विरुद्ध आहार है, आप नहीं खा सकते। भाई कबूतर को मस्टर्ड ऑयल में नहीं तलना है। आप चिकन खाते हैं ना, कबूतर खाओ ही मत। अरे हम चिकन नहीं विनायक, विनायक मतलब आप नहीं खाते, मैं लोग- दुनिया हाँ, खाती लोग है, खाते लोग हैं, खाते हैं ना। खाते हैं, हाँ। चिकन के साथ भूल के भी दही नहीं खाना है। अरे कितने लोग तो दही का रायता मिलता है उसके साथ, चिकन के साथ कंपलसरी। चिकन बिरयानी के साथ, हाँ। तो चिकन के साथ दही नहीं खानी है। वापस से बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी किसी बात पे कोई डाउट है कि मैं क्या बोल रहा हूँ उलट सुलट, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, ये 2 ग्रंथ हैं जिन्हें आचार्य वाग्भट ने लिखा। और मुझे लगता है कि आचार्य वाग्भट को आज सब लोग जानते हैं, उनका नाम खूब सुनते हैं। Yes. ठीक है, चरक और सुश्रुत को मिला करके जिस आचार्य ने सूत्र रूप में हमें डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, बीमारियों के बारे में बताया, उनका नाम था आचार्य वाग्भट। और उनके 2 ग्रंथ हैं, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। जा करके अष्टांग हृदय खोलिए, उसका 7वां अध्याय खोल लीजिए 7th और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, अष्टांग संग्रह उठाइए और उसका 9वां अध्याय खोल लीजिए। मैं चैप्टर बता रहा हूं, आप वहां जाकर के 9वां अध्याय 9th चैप्टर खोलिए ना, वहां मिलेगा। कपोत को सरसप मीन्स सरसों के तेल में ना पका के खाएं। आप अगर मुर्गे का मांस खा रहे हैं तो दही आसपास भी मत रखें। और पता है चिकन को तो मैरिनेट भी लोग दही में करते हैं आजकल। सो देखो, मैं फिर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। वहां ये नहीं लिखा कि आप चिकन ना खाएं, हाँ, वहां लिखा चिकन के साथ दही ना खाएं। correct। वहां नहीं लिखा कि आप कबूतर का मांस ना खाएं। खाएं, मेडिसिनली भी यूज होता है एट सम स्टेज, लेकिन उसको सरसों के तेल में प्रोसेसिंग ना करें। करेक्ट। आप बताइए, पुराना समय याद कीजिए, जब गर्मी होती थी तो उस समय हमें, जैसे स्ट्रीट्स पे वेंडर्स होते हैं, तो अंडे वंडे सब बंद हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। लेकिन आज तो 12 महीने आप आइसक्रीम खाइए, यस आप 12 महीने आप सो कोल्ड गर्म तासीर के अंडे खाइए, नॉनवेज खाइए। तो हमने ये रॉन्ग प्रैक्टिस, हम अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं ना। करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे बड़े जो थे शास्त्र लिखने वाले, हमारे आचार्य कितने महान थे, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाले कुछ सियाने लोग, ठीक है, वो ये कहेंगे, अरे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं फालतू की बात, मेरे पिताजी तो दही खाते थे और कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो मेरा शास्त्र बोलता है, अष्टांग संग्रह, अगेन बोल रहा हूँ, जाकर के 9वां चैप्टर, अष्टांग हृदय का 7वां चैप्टर खोलिए, कि वो व्यक्ति जो नित्य व्यायाम करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति जो नित्य व्यायाम करता है, मतलब कहने का मतलब जो फिजिकल वर्कआउट डेली करता है। नंबर 2, स्निग्ध है, मतलब स्वस्थ है, ठीक है। नंबर 3, वो बलवान है, मतलब नवयुवक है, ठीक है। और उसके साथ में वो हल्की मात्रा में इस अपथ्य का सेवन करता है, हल्की मात्रा में, उसकी प्रकृति को जो सूट भी करता है। तो वहाँ पर ये विरुद्ध कॉम्बिनेशन तत्काल में कोई नुकसान नहीं करते, तत्काल में, मतलब अभी के लिए। हाँ, मतलब इन जनरल वो उनको पच जाते हैं। लेकिन आप उन एक्सेप्शंस को देख के, हर बंदा वो एक्सेप्शंस हैं, हाँ। लेकिन वो आपको अलाउ नहीं कर रहे कि आप सब भी वैसा करें। और वो एक्सेप्शंस को भी बोल रहे हैं आप भी कम करो। एक्सेप्शन को भी बोल रहे हैं कि तुम भी ग्रेजुअली उसको कम कर दो, फायदे में रहोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, वाग्भट कह रहे हैं। हाँ। आप जाके पढ़िए, तो इसलिए वो जानते थे
जैसे हमने बोला पानी कम पीजिए, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल, जैसे चरक ने बोला कि पांडु उदर पीनस में गुल्म मद अनल अतिसार यशु प्लीच है तोयम ना हितकामम, जल हितकारी नहीं है, ऐसा ही है पिबेद अल्पम, सहन ना हो तो थोड़ा सा पी लो। अब कोई आदमी विनीत जैसा तगड़ा आदमी है, अब भैया इसकी बीवी को हो गया शुगर, और इसको पता लग गया कि शुगर और पानी दुश्मन है। अब इसने सोच दिया कि पानी तो मैं दूंगा ही नहीं कुछ भी। डॉक्टर साहब बोले कम पिलाओ, मैं तो कम भी नहीं पिलाऊंगा। माइनस। तो वहाँ पर सूत्र आया है, उसने बोला कि पानियम प्राणिनाम प्राणः, कि पानी जो है, जल जो है, वो प्राणियों का प्राण है। विश्वमेव चैतन्यमयम, ये पूरा विश्व ही जलमय है। अतो अत्यंत निषेधे अपि, अगर मैं अत्यंत निषेध भी लिख दूं, ना क्वचित वारी वार्यते, फिर भी पानी को पूर्ण रूप से त्याग मत कर देना। थोड़ा थोड़ा पीना है। मतलब उन्होंने, शास्त्रों ने हमें बिल्कुल छोटा अबोध बालक समझ के अपनी बातें लिखी हैं। बहुत खूबसूरत है विनायक, बहुत वंडरफुल है आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद को आप पढ़ने लगें, और मैं तो मतलब इतना आनंदित होता हूँ, अकेले बैठ के जब पढ़ता हूँ तो मुस्कुराता हूँ कि ये देखो कैसे जैसे अबोध बालक को हमारे ऋषि समझा रहे हैं, वैसे कुछ कुछ बोल के वापस से ऐसे, बहुत खूबसूरत। पर ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस में ना, मुझे एक चीज बोलनी थी, भगवान ने ना ये सारे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस ना टेस्टी बहुत बनाए। हाँ, तो अब देखो टेस्टी बहुत अब मैं नहीं, इस बात का जवाब मैं ऐसे देता हूँ क्योंकि इन जनरल जो गलत चीजें हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जो तामसी चीजें हैं, जो रजस चीजें हैं, रज की चीजें हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं। सत्व की चीजें आपका त्याग मांगती है, आपको कल्याणकारी बनाती हैं। तो इसलिए जल्दी से सत्व के रास्ते पे चढ़ कौन पाता है? कौन खाता है घर के बना हुआ साफ लौकी तोरी टिंडे परवल कद्दू करेला? अरे कौन खाएगा? हैं? तो ये आपने आज ये जो बहुत बड़ा खोला कि गुलाब जामुन और आइसक्रीम, मतलब ठंडा और गर्म का आप मिक्स नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा मतलब द बेस्ट कॉम्बिनेशन है डेजर्ट में, कि लोगों को गुलाब जामुन वेनिला आइसक्रीम तो बहुत पसंद आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो टेस्ट के नाम पे कर रहे हैं। हाँ, टेस्ट के नाम। बट अपनी जो सबसे बड़ी पूंजी है, दैट इज हेल्थ, उसकी कीमत पे वो एंजॉय कर रहे हैं। करेक्ट। जो ऑल आर सिक। बहुत जल्दी श्री चरणों में भी जा रहे हैं लोग। अचानक हमें गलत खबर, नवयुवक हमारे चले जा रहे हैं। तो नाउ इट्स द हाई टाइम कि आप जो है मतलब चीज़ों को सही करें। एंड वी आर दोज फॉर्चुनेट फेलोज जिनके पास आयुर्वेद है। हम इंडियंस के पास तो हमारे अपने शास्त्र, हमारे वेद हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर, और लोग बहुत अच्छे हैं विनायक। हमने पिछले पॉडकास्ट में पानी बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, करोड़ों लोगों ने जो है पानी पीने का तरीका सही किया होगा अपना। दिक्कत यह है कि उनके पास करेक्ट नॉलेज नहीं पहुँच पा रही। अभी हम लोग तो खाते ही रहते हैं, खाते एवरी टाइम। हाँ, और कुछ भी अब काम करना, ये चलो अब सेकंड पॉडकास्ट है, चलो पहले कुछ ले आओ, अब थर्ड पॉडकास्ट पहले कुछ ले आओ, देखते भी नहीं कि भी 3 घंटे पहले तो खाया था। मंचिंग, उसको मंचिंग बोलते हैं, कि खाते रहो, थोड़ा सा मन लगा रहता है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहता है, अपने का थोड़ा मोटिवेशन रहता है। तो हमें मोटिवेशन तो चाहिए, लेकिन उस चीज़ से नहीं चाहिए जो हमारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो। सो वी हैव टू लर्न कि अगर हमें थोड़ा सा कुछ खाना है तो व्हाट वी कैन ईट। आप पकते हुए में कच्चा नहीं मिला सकते, पकते हुए में कच्चा नहीं मिला सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेट है, हाँ। मैंने बड़ा सिंपल बताया था विनायक, आपका मुंह में खाना डालते ही ये फूड पाइप क्रॉस करके आपके पेट में पहुंच गया। यस। अगर वेजिटेरियन फूड है तो इसको यहाँ पे लगभग 5 घंटे रुकना है। हाँ। और धीरे धीरे एसिड से गल करके उसको छोटी आंत में जाना है, जहाँ पर उसको डाइजेस्टिव प्रोसेस से पास ऑन होकर 2 भाग में बंटना है। एक जूस जो बॉडी के अंदर जाएगा, एक एक्सक्रीटा जो नीचे जाकर बाहर जाएगा बॉडी के। ठीक है। और अगर नॉन वेजिटेरियन फूड है तो उसको यहाँ पे 7 घंटे रुकना है। ठीक है, गल के नीचे जाना है। अब आप मुझे बताइए कि वो प्रोसेस चल रहा है, आपने खाना खाया से 1 o'clock, 4 बजे तक अभी वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और आपने उस चलते प्रोसेस के ऊपर से एकदम फ्रेश चीज़ और डाल दी, और वो उसकी मिक्सिंग भी हो गई, क्योंकि बर्तन तो एक ही है। मतलब आप अगर खिचड़ी बना रहे हैं पतीली में डाल करके, वो आधी बन चुकी है, एक मेंबर और बढ़ जाता है, तो आप आधी पकी खिचड़ी के ऊपर थोड़े चावल और थोड़े नए दाल नहीं डाल सकते। राइट। आप बताइए, जो बाहर हो रहा है वही अंदर हो रहा है। आप आधी पकी खिचड़ी के ऊपर क्या थोड़ा सा चावल दाल और डाल सकते हैं? नहीं। और डालेंगे तो फिर क्या होगा? वो पहले वाला भी खराब और ये भी खराब। एक्चुअली ये हो रहा है।
लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से नहीं समझाया जा रहा। हाँ, मतलब भगवान ने इतनी स्ट्रांग बॉडी बनाई है अपनी कि भाई वो मेंटेन, मतलब वो सहन कर लेती जितना आप उस पर अरे अत्याचार विनायक, हम खाते क्या हैं? हम खा रहे हैं टमाटर, आलू, गाजर, रोटी, दाल, और बन क्या रहा है? रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हमारा वहाँ अंदर जाके प्लाज्मा बन रहा है, वहाँ ब्लड बन रहा है, वहाँ मांस बन रहा है, वहाँ मेद फैट बन रहा है, वहाँ हड्डियाँ बन रही हैं। सोचो कितनी क्या मशीनरी है, कॉम्प्लेक्स। आप खा रहे हो रोटी, हाँ। अब मटेरियल क्या डाल रहे हो और एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है। मैजिक है। अब देखो ना, हम अपने सेंटर पे हमको कोई मशीन डालनी होती है, मशीन लगानी होती है, तो कितना वही चीज़ डालते हैं, वही चीज़ निकलती है। आपने पेपर डाला, प्रिंट होके निकल गया, लेकिन पेपर ही निकला ना। हाँ। आप पेपर डालो, उधर से प्लास्टिक निकले। आपको कुछ नहीं करना है। सुपर कंप्यूटर है। विनायक बहुत अच्छा है, बहुत। आप ये बताइए कि सर्दी होती है, विंटर में हमें विंटर से फाइट करनी है ना, बाहर एनवायरनमेंट ठंडा है, तो हमारा कौन सा तत्व बड़ा होना चाहिए हमारे शरीर का, जो हमें ठंड से बचाए? अग्नि। अग्नि तत्व, ठीक है। और हमारे तो पंच तत्व है ना शरीर में, तो आप पानी तो कम पीते हैं, आप बाहर से पानी तो कम पीते हैं ना विंटर्स में, हाँ। लेकिन पेशाब अधिक जा रहे होते हैं, Yes. बार 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 बार। तो बॉडी क्या कर रही है? जल तत्व को निकाल रही है, सो दैट कंपैरेटिवली अग्नि तत्व ऊपर निकल जाए और आप विंटर से फाइट कर लें। नाइस। उसमें बताइए आपने क्या किया? बॉडी के सेंसर देखिए कैसे काम कर रहे हैं कि विंटर है, बाहर ठंड है, आपको उस ठंड से बचाने के लिए बॉडी को गर्म करना है। आप पानी कम पी रहे हैं, ये तो आपकी तरफ से एफर्ट हो गया, और लेकिन बॉडी क्या कर रही है? जो जल तत्व को निकाल रही है, बार बार आपको यूरिनेशन के लिए भेज रही है। और जब जल तत्व कम होगा तो कंपैरेटिवली अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, आप गर्म रहेंगे। अभी गर्मियाँ आ गई, गर्मी में बाहर क्या है, गर्म है, तो शरीर को कैसा रखना है? ठंडा रखना है। तो आपने क्या एफर्ट किया? पानी अधिक पी रहे हैं, और बॉडी भी क्या कर रही है? आप पानी अधिक पी रहे हैं, लेकिन बॉडी यूरिनेशन के लिए फिर भी नहीं भेज रही है आपको। जल तत्व बढ़ा रही है आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए। राइट। फिर से रिपीट करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट इतना सिंपल, इतना फ्रेंडली और इतना व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हर व्यक्ति हमसे फ़ायदा उठाए। हर व्यक्ति हमसे फ़ायदा उठाए। हम बड़ी बड़ी साइंस नहीं बताएंगे लोगों को, रॉकेट साइंस। Correct, हम हाँ। सिंपल बातें करेंगे जिससे वो डेली डेली के अपने खाने में करेक्शंस करें, और डेली डेली जो बीमार पड़ते हैं वो बीमार पड़ना बंद करें। यू विल नॉट बिलीव, मैं यहाँ पे नाम लेके बोलता हूँ, नेपाल में NPL लैब है। ओके। जैसे इधर कुछ बड़ी लैब्स हैं जिनकी चेन है पूरी, वहाँ पर जो उस चेन के NPL लैब के ऑनर हैं, वो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आए गुड़गांव मेरे क्लिनिक पे। देखिए मैं ऐसे करके नाम लेके बोल रहा हूँ, हाँ। ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, अर्लियर मैं बहुत पानी पीता था, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे संपर्क में रहते थे जो बोलते थे कि पानी अधिक पीजिए, क्योंकि उनका क्रेटिनाइन थोड़ा सा अधिक रहता था, किडनी का मार्कर। अच्छा, ओके। ओके। एंड अब उनकी इतनी बड़ी पैथ लैब की चेन है कि हजारों डॉक्टर उनके कांटेक्ट में थे। बट अगेन उन्होंने विन विन वर्ल्ड का पॉडकास्ट देखा और कहा, अरे मैं तो सुबह सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीता हूँ, ये डॉक्टर साहब तो 250 ml से ऊपर जाने के लिए नहीं बोल रहे। मैं खाने के साथ पानी नहीं पीता हूँ, ये तो खाने के साथ पानी पीने के लिए बोल रहे हैं। कहते मेरे को लगा कि इतने सालों से इन सब की बात मान रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एंड ही मेंशन्ड, आप मुझे सच्चे लगे क्योंकि आप श्लोक बोल करके शास्त्र को सामने रख के बोल रहे थे, इसलिए आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर एज पर योर एडवाइस। एंड वो बोलते हैं अभी इतने एफर्ट्स के बाद भी जो क्रिएटिनिन डाउन नहीं हो रहा था, वो 0.8 नॉर्मल आ गया एकदम, विदाउट एनी मेडिसिन, जस्ट बाई करेक्टिंग द इनटेक ऑफ वाटर। कि 1-2 महीने में ही उन्होंने पॉडकास्ट को, तो 3 महीने हुए हैं, मे बी इन 1 month। वाओ। तो ये असली हमारी कमाई, हमारे एफर्ट्स को ये ईश्वरीय आशीर्वाद है कि लोग हमारे पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। बॉडी को मतलब अगर आप सही चीज़ दोगे तो बॉडी केपेबल है 1 महीने में आपको ठीक करने के देख लिए। लीजिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं विनायक। आप ये देखिए कि आप जब बॉडी और इंटेस्टाइन जो गट हेल्थ, आज के टाइम में ना गट हेल्थ बोल रहे हैं, अरे भाई गट हेल्थ अपने आप में कितनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, आप सोच नहीं सकते। आपको अगर किसी गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ जाए तो फर्स्ट ड्रॉप के साथ आपको मतलब
लाइफ थ्रेटनिंग Yes, yes. रिएक्शन होता है ना। हाँ लेकिन अब सोचो, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, माँ का ब्लड ग्रुप अलग है, बच्चे की उंगली कट गई, माँ कब सोचती है कि वो उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है। अब हमें नहीं पता 5 ml ब्लड निकला कि 10 ml ब्लड मुंह के अंदर, पेट के अंदर गया, लेकिन उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। राइट जो एनिमल्स हैं वो आप किसी का भी खून पीते हैं, हाँ उनको तो कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होता और वो तंदुरुस्त भी होते हैं। रीजन बीइंग वो हमारा जो फिल्टर्स है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो काम की चीज़ को ही अंदर जाने देते हैं और बेकाम की चीज़ को, जो नहीं अंदर जानी चाहिए, जो रिएक्शन करेगी, उसको निकाल देते हैं फिकस के थ्रू। लेकिन ये तब होगा जब सेंसर सही से काम कर रहे सेंसर काम होंगे, करेंगे। एक्चुअली हम डिस्टर्ब ना करें। हाँ कॉम्बिनेशन जो आपने इतना अच्छा टॉपिक आज लिया, दही गर्म है, अब उसमें नमक डाल के खा रहे हैं, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। दही में नमक डाल के बिल्कुल ना खाएं, हाँ दही में शर्करा डालकर खाएं, दही में मधु डाल करके खाएं, दही में घी डाल करके खाएं, दही में मूंग दाल का वड़ा डाल करके खाएं। राइट। और खीर, खोया है, हाँ, अब खोया। खीर है, खोया है, इसको खिचड़ी के साथ नहीं खाना चाहिए। अब खिचड़ी बड़ा कॉमन है। और दोनों चावल है ना एक्चुअली। हाँ, दोनों चावल हैं। विनीत, आपने दोनों चावल बोले, देखो हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मेरा ध्यान वही गया, खीर भी चावल। ये भी चावल, ये भी चावल। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि आपकी खीर और खिचड़ी से मुझे ध्यान आया। आप बताइए, चावल है और आपके मूंग छिलका अलग है यस और चावल अलग है, आप दोनों को अलग अलग पका लीजिए, ठीक है। फिर आप रात में खाइए चावल और ऊपर से दाल। तो आपने क्या खाया? दाल चावल। दाल चावल। ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये रात के समय पचेगा नहीं, गैस बनाएगा दाल चावल। अभी क्या कीजिए, आप चावल लीजिए और वही दाल लीजिए, दोनों को इकट्ठा पका दीजिए, क्या बन गई? खिचड़ी। खिचड़ी। हाँ। स्वस्थ छोड़ो, बीमार को भी पचती है, पेशेंट को तो वही देते हैं, दाल खिचड़ी। समझे? अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वही दोनों चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल क्या है? चावल और दाल। उन्हें अलग अलग बनाया और फिर मिला करके खाया तो भारी है। अगर दोनों को एक साथ पका दिया, वही दाल वही वही चावल वही दाल, उन्हें एक साथ पका दिया तो वो बन गई खिचड़ी और वो हल्की है। बस डिफरेंस ये है कि एक को हमने मिक्स किया, एक को अग्नि ने मिक्स किया है। एक को अग्नि ने मिक्स किया। ये संस्कारित किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग हुई। मेरे पास दिन में 80 पेशेंट आते हैं, 100 पेशेंट आते हैं, 90 पेशेंट आते हैं। उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे फाइल फेंक रहे होते हैं अपनी, इतनी मोटी मोटी, सब तो नॉर्मल है, सब तो नॉर्मल है, सब तो नॉर्मल है, लेकिन मैं एबनॉर्मल हूँ। मतलब रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन बंदा एबनॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिपोर्ट्स हैं या जो नंबर्स हैं, दे आर नॉट गारंटी टू द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ। करेक्ट। और सर ये एक रूटीन चेकअप का भी हम जो बात कर रहे थे बहुत बार, रूटीन चेकअप, तो उसका क्या भी रूटीन? एक रूटीन चेकअप का बता देंगे तो तुम मिला दोगे लोगों को। अरे सर बताओ सर, ये लोग बहुत सारे लोग की दुकान चल रही है मैं रूटीन कह रहा हूं चेकअप कि से, वो दुकानें बंद करवानी है अपने। विनायक रूटीन चेकअप की कहानी, वो काली कहानी मुझसे मत बुलवाओ। तो हर 3 महीने 2 महीने में रूटीन चेकअप नहीं करना है? नहीं करना है। विनायक देखो, बात करते हैं, इन जनरल आदमी 2-3 चीज़ों के लिए चेकअप कराता है। Yes. मेरी किडनी ठीक रहे, ठीक है, तो किडनी का टेस्ट क्या है? KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। एंड उसमें आप क्या देखते हैं कि यूरिया मेरा ठीक रहना चाहिए, मेरा क्रेटनाइन ठीक होना चाहिए, एंड यूरिक एसिड एंड ऑल दैट। आपको आज एक बहुत बीटर ट्रूथ, एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ इस टेस्टिंग का। आपकी ब्लड रिपोर्ट में इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, व्हेन आई से मेजॉरिटी ऑफ केसेस, मतलब मैं 80-85% की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विच इज ए वेरी वेरी बिग नंबर, ठीक है। उसमें यूरिया और क्रेटनाइन पहली बार तब बढ़ के आता है जब आपकी किडनी 75-80% इरिवर्सिबली डैमेज हो चुकी होती है। कैन यू बिलीव दिस? इरिवर्सिबली डैमेज मतलब जिसको अब आप ठीक भी नहीं कर सकते, तब आपका यूरिया क्रेटनाइन बढ़ के आ रहा होता है रिपोर्ट में। तो उससे पहले जब आपकी नॉर्मल आ रही है, तो मैं विनायक आपके माध्यम से, विनीत आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपनी KFT की नॉर्मल रिपोर्ट्स देख करके अपनी किडनी को हेल्दी मानने की भूल नहीं करें। ऐसे ही आपका लीवर है, आप सोचें कि हाँ मैं तो अल्कोहलिक हूँ, लीवर शराब पीता हूँ,
लेकिन पढ़ा लिखा हूँ तो मैं LFT कराता रहूँगा, लीवर फंक्शन टेस्ट, और उसके मार्कर बिलिरुबिन ठीक आ रहा है, SGOT, SGPT, GGTP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल है, मतलब मेरा लीवर हेल्दी है। और उस दिन जब रिपोर्ट आती है डबल पीते हैं। आज रात को पी सकते हैं। आज दारू डबल पीऊँगा, रोज तो पीता ही है, डबल पीऊँगा। और जानते हैं कि लीवर में भी चेंजेस तब आने शुरू होते हैं जब मामला 80-85% बिगड़ चुका होता है, तब पता लगता है कि अर्ली सिरोटिक चेंजेस। हाँ, ये आपने कहा था, राइट। आप को चेस्ट में पेन हुआ, पकड़ के लोग ले गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, वहाँ आपकी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में डॉक्टर बोलता है कि आपका तो मेन आर्टरी में 80% ब्लॉकेज है, 85% ब्लॉकेज है। आप तो डॉक्टर को गाली देते हो, चोर बोलते हो ना, सब बोलते हैं, लेकिन वो चोर नहीं है, वो सच्चा है। बॉडी ही ऐसी है हमारी, वो आपको जब तक मतलब 80% तक तो वो आपको पता ही नहीं लगने देती, वो कंपनसेट करती रहती है। आप बोलते हो अभी तो कल तो मैं खेल रहा था, कल तो मैं पूरा दौड़ भाग कर रहा था, आज ही गिर गया, 80% ब्लॉक हो गया आज में, रात में हो गया। एक रात में नहीं हुआ, वो हो रहा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 15-20 साल में। लेकिन अब वो उस स्टेज को क्रॉस कर रहा है जहां बॉडी अब उसको हार्ट कह रहा है नहीं, अब मेरे बस का नहीं तुमको संभालना। सो कहने का मतलब ये है कि आप जो नॉर्मल रिपोर्ट्स ले लेके घूम के खुश होते हो कि मेरा किडनी ठीक, मेरा लीवर ठीक, मेरा पैंक्रियाज ठीक, मेरा हार्ट ठीक, वो वफादार ऑर्गन्स भगवान ने देखो कैसे 80% तक मतलब जो है वो संभाल रहे हैं आपको। 80% डैमेज हो गए फिर भी संभाल रहे हैं। जब 20, 19, 18, 17, 16, 15 तक बात आती है ना, तब वो गिव अप करते हैं, फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं। आज आपने रूटीन चेकअप का काला सच बता दिया कि कोई फायदा नहीं है चेकअप और रिपोर्ट को पढ़ के। हाँ, लेकिन यस, आप एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आप प्रिकॉशन ले लीजिए, लेकिन वो एक स्टेप है। अगर आप अपना रूटीन चेकअप कराते हैं तो यू आर पार्शियली गुड, पार्शियली अप्रिशिएबल। लेकिन फिर आप खाना भी अपना सही रखते हैं, अपनी लाइफस्टाइल भी ठीक रखते हैं, आप छोटी छोटी बात पे अपने को विरुद्ध आहार का सेवन करके जुकाम ला करके और फिर अंग्रेजी दवाइयाँ अंदर नहीं डाल रहे हैं, अगर ये सब आप कर रहे हैं देन यू आर गुड। आप चेकअप कराते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चेकअप एक मात्र स्टेप नहीं है जो आपको हेल्दी रखेगा, वो बल्कि आपको ब्लैक कर्टन डाल के पता भी नहीं लगने देगा। क्योंकि आप जिस दिन लीवर की नॉर्मल रिपोर्ट आएगी उस दिन आप डबल ड्रिंक करते हो तो आपको परेशान भी कर सकती है चेकअप। तो मैंने बोला था नंबर्स आर नॉट गारंटी टू, नॉट गारंटी, करेक्ट। जो बीच में मॉनसून आता है, मॉनसून है जैसे गर्मी ठंडी और एक मॉनसून है, तो मॉनसून में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड कंप्लीटली करनी चाहिए कि नहीं? पहली बात, मॉनसून में हमको कुछ भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। ग्रीन सैलड इन जनरल, अगर पेट का कोई पेशेंट है जिसको किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम है, हाँ, उसकी फर्स्ट चॉइस होती है, उसको डॉक्टर्स भी बोलते हैं तुम सैलड खाओ। सैलड दो चीजें बहुत उल्टी होती हैं, एक तो डॉक्टर भी उसको पानी अधिक पिलाता है और उसको रोज सैलड खिलवाता है, ठीक है, और वो दोनों चीजें ही उसको गड़बड़ करती हैं और उसकी सिंपल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ना ठीक होने वाली बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देती हैं। आज के टाइम पे विनायक IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, इतने पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं ना कि आप हैरान हो जाएंगे। IBS के पेशेंट, ठीक है, और IBS के पेशेंट अगर केवल हमारे कहे अनुसार अपना परहेज कर लें, खाना पीना ठीक कर लें, तो 50% उनको रिलीफ हो जाता है। आपने कहा विरुद्ध आहार, तो विरुद्ध आहार जो है डिजीज के हिसाब से भी होता है। अब अगर आपको अनफॉर्चुनेटली IBS है, अब IBS क्या होता है विनीत, मैं आपको बताता हूँ। IBS मतलब अगर कोई व्यक्ति दिन में अनेकों बार फ्रेश होने के लिए जा रहा है, अनेकों बार टॉयलेट जा रहे हैं, हाँ, लेकिन तसल्ली नहीं मिल रही पेट साफ होने की, उसको ये तसल्ली नहीं है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मेरा पेट साफ हो गया। कई बार रहा है, मल्टीपल टाइम्स रहा है, मे बी 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, ठीक है, लेकिन उसको तसल्ली नहीं मिलती कि पेट साफ हो गया। उसका जो स्टूल फॉर्मेशन है वो कभी ठीक नहीं होता, कभी ठीक होता है लेकिन अधिकतर टाइम पे सेमी सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड बंद के ना होके सेमी सॉलिड, गीला सा होता है, स्टिकी होता है, म्यूकस कंटेनिंग, चिकना होता है, उसको पेट में हल्के हल्के मरोड़ मारते हैं, ठीक है। एंड अब ये तो हुआ फिजिकल सिम्टम्स कि बार बार मल त्याग के ले जाना, तसल्ली ना मिलना, फिर अनफॉर्म्ड स्टूल का होना, चिपचिपे स्टूल का होना, पेट में क्रैम्प्स होना,
ये फिजिकल सिम्टम है। अब शुरू होते हैं मेंटल सिम्टम। उस बंदे का इरिटेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। वो बंदा हमेशा गुस्से में रहेगा, दुखी सैड रहेगा, वजन टूटता है, शरीर एकदम कमज़ोर पड़ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब इस बीमारी के लिए विनीत मैं बोलता हूँ कि ये वो बीमारी है, इसको आयुर्वेद में संग्रहणी रोग बोलते हैं। संग्रहणी रोग वो बीमारी है जो जान नहीं लेती लेकिन जीने भी नहीं देती। जीने भी नहीं देती। ओहो हो। अरे बाप। लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं, और नौकरी भी छोटी मोटी नहीं, कोई जीएम कोई डायरेक्टर घर बैठ जाते हैं। और लेडीज़ को तो भगवान करे कभी ये बीमारी ना हो, क्योंकि आप लेडीज़ सरकारी जॉब करती हैं, बैंक में जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं। अब सोचिए हाउ दे कैन अफोर्ड टू गो टू लू आफ्टर एवरी 1 आवर। कैसे जाएंगी? सीट कैसी है, इंडियन है, वेस्टर्न है, फिर लोग कैसे बोलेंगे कि ये तो मैडम जाके 2-2 3-3 घंटे तक लोग अंदर बैठे रहते हैं कि पेट साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए, एक बार अंदर चले गए तो। अरे बाप रे बाप। ये है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसको आयुर्वेद में संग्रहणी रोग बोलते हैं। दुर्विज्ञो दुष्चिकित्सो चिरकाल अनुबंधी। इसको जानना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर्स नहीं जानते। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो विनायक वो बोलता है कि 5 साल से डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। कोई लूज मोशन की दवाई दे देता है, कोई लूज लाने की दवाई देता है, कोई रोकने की दवाई देता है, कोई दिमाग की दवाई देता है। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। कोई गैस की गोली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई पेट दर्द की गोली खा रहा है। मतलब इसको डिसाइड करना कि आईबीएस है ये बहुत मुश्किल है। जिसको आईबीएस के बारे में वास्तव में पूरी नॉलेज है वो आपको बताएगा कि नाउ आप आईबीएस के पेशेंट बन चुके हैं। अदरवाइज दुर्विज्ञ, उसको जानना मुश्किल है। दुष्चिकित्स्यो, इसकी चिकित्सा करना मुश्किल है। क्यों? अब सोचो विनीत, पेशेंट आके साथ में बैठा, आके बोलता है डॉक्टर साहब पेट खराब रहता है, क्या होता है भैया? तो अरे सर कुछ भी खाते हैं भागते हैं, कुछ भी खाते हैं भागते हैं, कुछ भी खाते हैं। नाश्ता किया 1 घंटे बाद चले गए, लंच किया 1 घंटे बाद चले गए, चाय बीच में पी ली चले गए। तो आपका दिमाग में क्या चलेगा बीइंग डॉक्टर कि अब उसको कोई एंटी डायरियल देनी है जिससे उसको प्रेशर बार बार जाने का नहीं बने। ठीक है, अभी ये सोच रहे होते हैं, उधर से आवाज़ आती है डॉक्टर साहब पेट बिल्कुल साफ नहीं होता। डॉक्टर कलम रख देता है नीचे अपनी उठा के। अब उसको रोकने की दवा देनी है कि लाने की दवा देनी है। हाँ। वो कह रहा है मैं 8 बार जा रहा हूँ, मैं 12 बार जा रहा हूँ, और दूसरा बोलता है पेट साफ नहीं होता। कंफ्यूजन हो। आप समझ रहे हैं कैसा कंफ्यूजन है? दुष्चिकित्स्यो, इसकी चिकित्सा करना बहुत मुश्किल है डॉक्टर के लिए। और चिरकाल अनुबंधी, चिरकाल अनुबंध, एक बार अगर आपके शरीर में आईबीएस आ गया तो चिरकाल मिस ये इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय लेगी जाएगी। एक बार हिला देती है आईबीएस की बीमारी। नहीं तो कैसे पेशेंट आके बोलते हैं सुसाइड करना है सर, अब या तो ठीक कर दो या जहर की पुड़िया दे दो। पेशेंट आके बोलता है अब ठीक कर दो या जहर की पुड़िया दो, खत्म मुंह में। इतना एक mentally एक unstable साल में 25-25 किलो वजन कम हो जाता है। ये है आईबीएस। और अनफॉर्चुनेटली विनीत, आज के टाइम पे ये वो बीमारी है जो तेजी से ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऊपर बढ़ रही है। क्या रीजंस क्या है सर इसके? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। रीजन तीन बहुत शानदार रीजन इसके। नंबर 1, गलत चीज को खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। हाँ। चाहे वो क्वालिटी से, चाहे क्वांटिटी से, चाहे कॉम्बिनेशन से, चाहे टाइमिंग से, चाहे वे ऑफ ईटिंग से। एक्चुअली अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, बहुत बेसिक सी पॉइंट है कि इसका नाम है संग्रहणी। ठीक है, अब जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसकी शुरुआत मुंह से होती है और एनस तक ये हमारा पूरा इंटेस्टाइन हो गया। Yes. हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं ना इसको हम लोग, है ना, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इसमें पक्व अमाशय मध्यस्थ, मतलब पक्वाशय मिस बड़ी आंत, अमाशय मिस पेट, स्टमक। आप लोग वैसे तो पूरा पेट बोलते हैं ना, लेकिन Yes, नहीं, yes, मेडिकली हम लोग ये मुंह हो गया, फिर ये फूड पाइप इसोफेगस हो गया, हाँ. फिर एक बैग जिसमें फूड जाके इकट्ठा होता है, वो हमारा स्टमक है। ओके। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत शुरू होती है, डुडेनम, जोजिनम, इलियम, है। फिर बड़ी आंतें शुरू होती हैं, सिकम, कोलन, रेक्टम एंड देन एनस, है ना। Yes. तो जो जहां मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो है छोटी आंत। ओके। तो पक्वाशय और अमाशय के मध्य का स्थान, उसे आयुर्वेद की भाषा में ग्रहणी कहा जाता है। तो इसलिए ग्रहणी दुष्टो बहुसो भुक्तम आम में विमुंचति पक्वम व सैरुजम पुति मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। मतलब आपके खराब खाने से लगातार
आपकी जो ग्रहणी प्रदेश है, मतलब वो मशीन जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है, वो खराब हो गई, तो ग्रहणी दुष्टो, ग्रहणी दूषित हो गई। तो संग्रहण। अब आपने जो अन्न खाया, बहुसो भुक्तम आम में विमुंचति, कभी उसको कच्चा ही नीचे भगा देगी। ओह, जैसे कभी कभी आप पेपर डालते हैं प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर में, Print ही नहीं, ऐसे प्रिंटर ही आ में, जाता और वो प्लेन ही आ जाता है बाहर। हाँ, तो वो मतलब ऐसे ही इसने क्या किया, बेकार उसके आपने डिस्टर्ब कर दिया ना, उसने कच्चे को ही बाहर निकाल दिया। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे साहब जो खाते हैं वही निकलता है, मटर खाते हैं मटर निकलता है, गाजर खाते हैं गाजर निकलते हैं, टमाटर खाते हैं टमाटर निकलते हैं। बिल्कुल जैसे बिना प्रिंट हुए पेपर निकल गया। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ग्रहणी दुष्टो बहुसो विक्तम आम मेव विमुंचति, आम कच्चा निकाल देती है। पक्वम वा, सभी कभी अगर हमारा डाइट वाइट ठीक है, उसका मूड सही है, तो फिर कभी पका के निकालती है। हाँ, ओके। सह रुजम पोती, और जब वो निकालती है तो रुजा होती है। तो जैसे आपका प्रिंटर खराब होता है तो कुल 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 आवाज वो कुछ कुछ होती है ना, तो वो रुजा होती है, पीड़ा होती है, क्रैम्प्स होते हैं पेट में। पोती मीन्स जो मल निकलेगा वो दुर्गंधित होता है। मुहुर्बद्धम मूर्धवम, कभी बंद करके होगा और कभी पतला होकर निकलेगा। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम हैं, आई रिपीट, ग्रहणी दुष्टो बहुसो भुक्तम आम मेव विमुंचति, पक्वम व सहरुजम पूति, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। मतलब आपको कभी कच्चा मल आ जाए, कभी पका मल आए, पीड़ा के साथ आए, दुर्गंधित आए, कभी बंद करके आए और कभी गीला आए, तो आप आईबीएस की चपेट में आ चुके हैं। तो आपने ना लूज मोशन जो आपको हो रहे हैं उसको रोकने की दवाई लेनी है, ना आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एंटीडायरियल लेनी है, बल्कि आपको आईबीएस स्पेसिफिक मेडिसिन चाहिए जो हार्मनी इस्टेब्लिश करे, ना आंतों की गति को रोके ना आंतों की गति को बढ़ाए। एंड वी आर फॉर्चुनेट विनायक, अभी हैं? ये कमाल केवल आयुर्वेद कर सकता है। अच्छा, क्योंकि- मॉडर्न मेडिसिन नहीं? बिल्कुल नहीं, उनके पास एक तरफा है। दे हैव वेरी गुड एंटीडायरियल। आपको डायरिया हो रहा है, वो आपको मेडिसिन देंगे, कल अगले दिन सिर पकड़ के बैठ जाओगे मुझे तो कब्जी हो गई। अगर आपको आईबीएस सी में जा रहे हो, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो आपको एंटीडायरियल देंगे, आपको होगा अगले दिन मुझे तो 10 लग गए और सूजन और बढ़ गई, तकलीफ और बढ़ गई। सो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, वो चीज जो ना लूज मोशन लाए ना रोके हाँ, और आंतों की सूजन को उतारे और आंतों के नॉर्मल जो मूवमेंट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, उनको एकदम नॉर्मल करे। एंड ये कमाल कर सकते हैं केवल आयुर्वेदिक औषधियाँ। इसलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ये विन विन वर्ल्ड का पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आईबीएस का कोई पेशेंट है, ठीक है, वो एक बार सीधे भाग करके कहीं से भी बड़े बड़े हॉस्पिटल छोड़ के आयुर्वेद के डॉक्टर के पास चला जाए। अगर वो कहीं ठीक हो सकता है वही हो सकता तो वो आयुर्वेद में हो सकता है। आईबीएस इज क्योरेबल इन आयुर्वेद, नोवेयर। वाह। और सर, आपने जैसे बोला ना कि लूज मोशन होता है या दुर्गंधित टॉयलेट होता है, तो ये कभी कभी कोई जो लोग बीमार भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लूज मोशन हो जाता है, कुछ खराब खाना खा लिया है फॉर टेम्पररी पीरियड, फिर वापस वो नॉर्मल हो जाता है उनका, तो वो तो चपेट में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस अलग है। है, हाँ। देखिए क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा। आज कोई व्यक्ति कहीं पार्टी में गया शाम को, एंड या तो उसने अनहाइजीनिक कुछ खा लिया, या ओवर ईटिंग हो गई, या टाइम बहुत था 12 बजे रात में खाना खाया, मतलब कहीं ना कहीं वायोलेशन ऑफ नॉर्मल प्रोटोकॉल हो गया, Right. और अगले दिन सुबह उसको लूज मोशन हो गए, Correct. तो दैट इज फूड पॉइजनिंग। वो बेसिकली इंडाइजेशन है। करेक्ट। यहाँ पे भी नायक एक चीज कहना चाहूंगा, लोग इमीडिएटली जो है वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या पहले कभी डॉक्टर के पास गए होते हैं और वो कोई दवाई बता देता है, वो उनके पास पड़ी होती है वो खा कि लेते हैं। अगर लूज मोशन है तो ये खानी है, वो खा लेते हैं और उस लूज मोशन को वो तुरंत रोक देते हैं। एक्चुअली सारी मेडिसिन, एंटी डायरियल मेडिसिन है या एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन है, वो यहाँ के आपके ब्रेन पे जाके काम करके जो यहाँ का रिफ्लक्स एक्शन है ना, ये जो मोटिलिटी है, उसको रोक देती है। हाँ, वो मत कीजिए। ये आईबीएस नहीं है, पहली बात तो विनायक आपका जवाब मैंने दे दिया, इट इज सिंपल इंडाइजेशन। फूड आपका कुछ ना कुछ, हाँ फूड पॉइजनिंग बोल सकते हैं, आपका कुछ अंदर चला गया। अगर वो अंदर गया यहाँ ऊपर अपर एब्डोमेन में है, तो बॉडी उस टॉक्सिक चीज़ को, उस अनहाइजीनिक चीज़ को, उस चीज़ को जो हमारे लिए नहीं ठीक है, उसको वॉमिटिंग करके बाहर निकालेगी। अगर वो नीचे चला गया
तो वही अगेन इस बार का तो सारा पॉडकास्ट ये आ गया कि तुम गट के सेंसर्स को, लीवर के सेंसर्स को मत छेड़ो। बॉडी अपने आप में बहुत बड़ा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन अभी नीचे चला गया तो बॉडी उसको निकाल रही है। आपने तो नहीं खाना ना, Yes. और यू हैव ए रेलिवेंट रीजन कि कल आपने या तो कहीं सड़क पे खाया है या कहीं पार्टी में कहीं खाया है जहाँ पे अनहाइजीनिक होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ खाया। आपके भाई को तो नहीं हुआ जो घर पे था, आपको ही हुआ है ना, क्योंकि आप बाहर खा के आए, या आपने ओवर ईटिंग की, करेक्ट, या आपने गलत टाइम पे खाना खाया तो आपको हुआ। तो आपको वो गलत चीज़ को, जो अपच है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, उसको बॉडी क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है। क्योंकि अब वो आपके लिए नरिशिंग जूस नहीं है, पोषक नहीं है, अब वो टॉक्सिक है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप गोली खा करके उसे वहीं पे रोक देते हैं, प्रोसेस को रोक देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप डॉक्टर को भी थैंक यू बोलते हो जिसने वो गोली लिखी, और जो गोली है उसको भी बोलते हो भैया बहुत अच्छी हो तुम, ठीक है, हाथ जोड़ के भैया तुम बहुत अच्छी हो, तुम, मैं उल्टी आ रही थी, एक गोली तुमको लिया और उल्टी बंद हो गई, ठीक है। लेकिन किया क्या, उस अनहाइजीनिक चीज़ को पेट में रोक लिया और उसके बाद बर्गर मंगा के खाया, अभी तो ठीक लग रहा है, सब ठीक है, सुबह गड़बड़ था, गोली खा ली थी, ठीक हो गया, बहुत अच्छी गोली थी। फिर वो वही अनहाइजीनिक चीज़ उस बर्गर के साथ मिलेगी, फिर वो अपना रस बनेगा, लेकिन वो रस कैसा है, वो कंटामिनेटेड रस है। एंड व्हेन इट विल गेट एब्जॉर्प्शन इनटू द बॉडी, तो जहाँ जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, वो जूस अब वो वाला जूस नहीं है जो हमारी बॉडी के अंदर के टिश्यूज या सेल्स उसे लेके खुश होंगे और वो उसे कहेंगे आओ आओ हमारी खुराक आई है। वो उसे नहीं आई डोंट विश, जैसे आप गंदी चीज़ मुंह में नहीं डाल सकते ना, ठीक है, ऐसी वो सेल भी उसको बाहर ही रोक देते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करते, उसको अपने अंदर एंटर नहीं करने देते। तो वो कहीं ना कहीं जाकर जो अनहाइजीनिक चीज़ थी, जो टॉक्सिक चीज़ थी, आयुर्वेद की शब्दावली में हम उसे आम रस बोलते हैं, कच्चा रस, दूषित रस, वो जहाँ जाके रुक गया ना विनायक, अगर वो जाके ज्वाइंट में रुक गया तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बीज बो दिया आपने, अगर जाके हार्ट में रुक गया तो हार्ट ब्लॉकेजेस का बीज बो दिया आपने, जाके किडनी में अगर आप चला गया वो, तो फिर वो किडनी की बीमारी, बड़ी बीमारी का बीज आपने बो दिया। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे ना, आपको कहेंगे कि मुझे क्यों हुआ, वो सोच में नहीं सकते कि वो जो छोटी सी गोली उन्होंने उल्टी आने पे खाई थी या 10 लगने पे तुरंत रोक देने वाली गोली खाई थी, उसकी वजह से आज वो लंगड़ा के चल रहे हैं, उनके हाथ पैर तिरछे होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ दैट टैबलेट ओनली। कहाँ कनेक्शन निकला है तो लोगों को मालूम नहीं कि वो कहाँ चुप करे। और देखो अगेन द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद, जब हम लूज मोशन को हम लोग बोलते हैं अतिसार, वो बोलता है कि अगर किसी को अतिसार हुआ है तो तुरंत अतिसार के वेग को ना रोकें, मतलब देयर इज नो नीड टू गो फॉर एंटी डायरियल मेडिसिन इमीडिएटली। आयुर्वेद ये बोलता है अतिसार के वेग को ना रोकें, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी में, चाहे आपके घर का है, आपने राजमा चावल बने बड़े स्वाद है, आपने अपनी खुराक से अधिक खाए, अग्नि का भट्टा बिठा दिया, आपके पास मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं और कहीं आपने बोन फायर किया और आप किसी लालच में पूरी मोटी लकड़ी डाल गए तो अग्नि बुझ जाएगी। हाँ, तो ऐसे आपने अधिक खा करके आपने उस अग्नि को, जठराग्नि को मंद कर लिया और वो बाद में वो पचे नहीं, स्टैग्नेंट हो गए। अब जब कोई चीज़, खाने की चीज़ रुकती है तो वो क्या होती है, सड़ती है, ठीक है, वो सड़ गए। अब सड़ी चीज़ को अंदर तो भेजना नहीं, बॉडी उसको बाहर फेंक रही है, लेकिन आपने तो वो गोली खा करके उस सड़े को भी अंदर रोक दिया, फिर वो सड़ेगा तो साथ में गलेगा। कोई चीज़ बाहर किचन में जब सड़ती है तो गलती है ना साथ में, yes. और ऊपर से फूड के साथ भी मिक्स हो जाएगा। सो ये जो हमारा डिस्कशन लास्ट 2 मिनट्स का है, ये उन लोगों को जवाब है जो डॉक्टर्स को जा के कहते हैं कि सर मैं दवाई तो खा लूँगा, अपनी किडनी की ज़िंदगी भर खा लूँगा, लेकिन मेरी किडनी खराब हुई क्यों, और डॉक्टर जवाब नहीं दे पाता। ये सिंपल सा रीजन उनका जवाब है, ये मेरा लीवर खराब हुआ क्यों, क्योंकि आपने वो दवाई लेके अपने जो टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी के सेंसर्स निकाल रहे थे, गट निकाल रही थी, उसको तुमने रोक दिया था। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों की कमी नहीं है विनायक, हाँ, लोगों की कमी नहीं है, उनको मालूम नहीं है। हाँ सर, वो हम IBS पे थे तो वो भी आप थोड़ा उसको एग्जैक्टली तो पहले मैंने बोला कि IBS जो है वो हमारे गलत खान पान की वजह से करेक्ट हो गया। हाँ। दूसरा कारण है कि आपका खान पान ठीक है लेकिन आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस या किसी तरह का स्ट्रेस, चाहे वर्क का स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली स्ट्रेस हो, चाहे कोई और बाहर का एनवायरमेंटल कुछ स्ट्रेस आपके साथ हो जो हैपनिंग हो रही है, उनसे वजह से आप स्ट्रेस्ड हो, दैट मे ऑल्सो लीड टू दिस IBS।
डायरेक्ट कनेक्शन है। यस, ये कनेक्शन है एक्चुअली। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हम बोलते हैं कि ब्रेन एंड गट, हाँ। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे हैं। अब विनायक ये बताइए कि जब हम दुखी होते हैं तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। दुखी होना तो यहाँ का काम है, ब्रेन का, और भूख काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जब हम खुश होते हैं तो वी ईट मोर और उसे पचा भी लेते हैं, तो भूख अधिक लगना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है और ये खुश होना दिमाग का काम है। तो ये सब एक है, बॉडी इंटीग्रेटेड है। लेकिन आज स्पेशलाइजेशन के नाम पे हमने सबको बांट दिया, ये दिमाग के डॉक्टर, ये पेट के डॉक्टर, ये लीवर के डॉक्टर, ये हड्डियों के डॉक्टर। बॉडी को हमें एक फिर से मानना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन के कुछ फायदे हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं। किडनी का डॉक्टर अपने तरीके से बॉडी को देख रहा है, हार्ट का डॉक्टर अपने तरीके से, वो उसको मतलब नहीं है। हमें एक बीमारी ठीक करने का ये मतलब नहीं कि हम दूसरी बीमारी पैदा करें। तो आप हार्ट ठीक करने के नाम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकते जिससे किडनी को जोर पड़े। पर ऐसा होता ही है ना। ऐसा होता है। आप एक दवाई जो है हार्ट पेशेंट के पास जाइए, लिखवाइए। हाँ। आप जब किडनी पेशेंट के, हार्ट का पेशेंट जब किडनी वाले के पास जाता है तो वेरिएशन ऑफ डायरेक्शंस आ जाता है। इसलिए डोसेज भी मांगते हैं डॉक्टर्स डोसेज, कि आप क्या बिल्कुल। ले रहे हो बताओ मुझे। तो ये बड़ा मकड़ जाल है। तो तरीका ये है कि अपने खान पान को ठीक रखो, अपने को स्ट्रेस मत होने दो। अब स्ट्रेस क्यों होता है इसकी बात करते हैं अभी। और तीसरा एक बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत ही यूनिक सा कारण आईबीएस का होता है। वो बोलता है अति सारे निवृत्ते अपि, अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर अहित हसनस्य भूयो संदूषितो वर्णिर ग्रहणीम अभिदुष्येत। कितना खूबसूरत है। वो कहता है कि आपको लूज मोशन लगे थे जनाब, हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक हो गए, दवाई दवाई खाई, जो भी किया। अति सार से आप निवृत्त हो गए। अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर आपकी, लेकिन अभी आपकी जठराग्नि कैसी है? मंद है, मंद है। अभी से लगी। अभी तो आप बीमारी के बाद जो है सबसे पहले अग्नि मंद होती है। यस। बीमारी जो है उसके बाद अग्नि मंद रहती है। मंद अग्नेर अहित अशन, आपने खराब खा लिया कि भाई 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, अब मैं ठीक हूँ, आज बर्गर मंगा दो, आज तो बना दो चावल राजमा बना दो, आज तो दाल मखनी मंगा दो, और अग्नि अभी तक मंद आज है। तो मैं नॉनवेज भी खाऊंगा और दूध भी पीऊंगा। हैं? हाँ। तो आज आज मैं चिकन दही के साथ खाऊंगा। बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो मतलब उसको थोड़ा सा बेटर लग रहा है वो इंसान को अब कि better वो लग रहा ये है सब ना, मांग तो रहा है। अब कंपनसेट करें तो अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर अहित अश्नस्य भूयो संदूषितो वर्णिर। जो पहले से अग्नि मंद थी, हाँ। वो और दूषित हो जाती है और आपके ग्रहणी प्रदेश को बीमार करके, दूषित करके आपको संग्रहणी का रोगी बना देती है। तो इसलिए लूज मोशन के बाद संयम से, आपको हाँ। बहुत संयम रखना है। नहीं तो आपको एकदम क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं आईबीएस के? आए एकदम क्रिटिकल जो एकदम सुन critical के ही जब सुन के आपको विनीत, अगर पेशेंट आकर के ये बोले कि अब या तो ठीक कर दो या जहर की पुड़िया दे दो, या मेरा रोज रोज ये मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, और क्रिटिकल किसे बोलते हैं? लोग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर की पोस्ट छोड़ करके, नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं, और क्रिटिकल क्या होगा? लोगों के डाइवर्स हो जाते हैं आईबीएस की वजह से। और आईबीएस की एक और बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगता, हम इग्नोर मारते हैं। हमारे आयुर्वेद में हर बीमारी के पूर्व रूप बतलाए गए हैं। यानी कि बीमारी से पहले भी सिम्टम आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी सिम्टम्स। अगर उस समय भी आदमी सचेत हो जाए कि मुझे कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं फटाफट अपने खान पान को सही करूं, अपने को डिस्ट्रेस करूं एंड जाके डॉक्टर से मिल लूं, लेकिन मिलते ही नहीं है, उसे इग्नोर मारते हैं। पूर्व रूपम तू तस्य इदम। अब इसके क्या पूर्व रूप हैं? इदम इसके सिम्टम्स क्या हैं? संग्रहणी के। पूर्व रूपम तो तस्य इदम तृष्णा आलस्य बलक्षयम। आपका मुंह सूखेगा हमेशा, आलस्य आ जाएगा शरीर में, बल आपका जाने लगा, बलक्षयम, आप मतलब शक्ति विहीन होते चले जाएंगे। तृष्णा आलस्य बलक्षयम विदाहो अनस्य। खाना खाया उसके बाद विदाह हो रहा है, आपको जलन, एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, खाना खाया विदाह हो रहा है। पाकश्च चिरात, मीन्स पाक जो है वो चिरकाल में हो रहा है, जो खाना पच रहा है। जैसे आपने अगर नाश्ता कर लिया, अब लंच की है ही नहीं इच्छा आपकी,
ऐसा लग रहा अभी यहीं तो पड़ा है सारा, यहीं तो पड़ा है सारा। अच्छा, ओके ओके। कायस्य गौरवम, और शरीर में हमेशा भारीपन, गौरव भारीपन महसूस हो, तो समझो आप सीढ़ी चढ़ चुके हो IBS की। पूर्व रूपम तु तस्य इदम तृष्णा आलस्य बलक्षयम विदाहो अनस्य पाकश्च चिरात कायस्य गौरवम। विनायक, अगर ये सिम्टम किसी को हैं कि उसको लग रहा है कि अब मतलब मुझे खाना खाने के बाद मुझे गैस, एसिडिटी, एंड नाउ इट इज़ ए डेली प्रोसेस, रोज अब वो रोज हाँ, अभी हो रहा है महीनों से, हाँ। ठीक है, और खाना यहीं पे रखा है, पच नहीं रहा है, ऐसा फील आ रहा है, शरीर में भारीपन रहे, और तृष्णा आलस्य बलक्षयम, उसको मुंह सूखे, प्यास लगे बार बार, कुछ मुंह में डाल लूँ क्या, आलस आ जाए, और बल जा रहा है, वेट जा रहा है, तो मतलब आप IBS की सीढ़ी चढ़ चुके हो, आ जाओ दौड़ के, नहीं तो फिर वही जहर की पुड़िया, सुसाइड, डाइवोर्स, नौकरी छोड़ के घर बैठना, ये सब होगा। सब कुछ आयुर्वेद में है। लेकिन और एक चीज बताते हैं आपको, चलिए एक ऐसी पहचान बताते हैं जो आपकी एकदम विस्फोटक रील जिसे बोलते हैं IBS की। हाँ। दीवा प्रकोपो च भवतो रात्रो शांति ही। अगर किसी को ये लगे कि उसकी बीमारी सुबह उठते ही शुरू हो जाती है, दीवा प्रकोपो, प्रकोपित, दीवा में दिन के समय प्रकोपित रहती है, सुबह शुरू हो गई और 3-4 बजे तक उसको हाल बेहाल है, हर सब फ्रेश होने जाना, फ्रेश होने जाना, जाना है नहीं जाना, पेट पे ध्यान, गैस, एसिडिटी, कभी कुछ पेट में दर्द, कुछ चल रहा है, और 3-4 बजे जाते ही जब वो संध्या का समय शुरू हुआ, मतलब दोपहर गई, ठीक है, कि वो बोल रहा है दीवा प्रकोपो च भवति रात्रो शांति, जैसी संध्या है वो ठीक हो गया, उसे कुछ भी नहीं है। मतलब आप सुबह उठने से और 3 बजे तक जा रहे हैं 12 बार फ्रेश होने के लिए, और फिर 3 बजे के बाद अगले दिन सुबह तक एक बार भी नहीं जा रहे, तो मतलब IBS है। अच्छा, अगर वो लूज मोशन होता तो ऐसे कैसे लूज मोशन है कि 3 बजे तक लूज मोशन चल रहे हैं और और फिर सूर्यास्त, कहता क्या हाँ। अगले दिन फिर सुबह शुरू हो गया। तो ऐसे क्यों सर, रात को ऐसे बंद हो जाता है और सुबह रहता ऐसे है? क्यों बॉडी बिहेव कर रही है, सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद? एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक और वेरिएंट बताता हूँ। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि वो बार बार जा रहे हैं, कुछ लोगों को सुना होगा कि वो 2-2, 3-3 दिन भी नहीं जाते हैं। एक्चुअली ये जो संग्रहणी वर्ड है ना, इसके 2 मीनिंग है। एक तो ग्रहणी से इसका मतलब है, और दूसरा इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि इसमें चिकना मल आता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें मल जो है, जो म्यूकस है उसका, वो इकट्ठा एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, इकट्ठा हो रहा है, इसके नेचर है, इसमें आंतों में थोड़ी सी सूजन करके म्यूकस इकट्ठा होता है। अब वो इकट्ठा का एक मात्रा है कि इतना इकट्ठा हो जाएगा तो बॉडी फिर उसे फेंकेगी। तो इनिशियली जब आप इसके प्राइमरी स्टेज में हैं तो वो इकट्ठा होने में इट में टेक 2 मंथ्स। तो आप 2 महीने सही चलेंगे, वो म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, और 2 महीने बाद अचानक से आपको लगेगा मैंने तो कुछ बाहर का नहीं खाया, ये लूज मोशन कैसे लगे, तो आपको 3 दिन के लिए लूज मोशन लगेंगे, वो सारा म्यूकस निकलेगा, गंद निकलेगा, ठीक है, फिर आप ठीक हो जाएंगे। इवन इफ़ यू डोंट टेक मेडिसिन आप ठीक हो जाएंगे फिर। लेकिन आपने इलाज नहीं कराया ना, और वो अपथ्य का सेवन भी नहीं छोड़ा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो 2 महीने में म्यूकस इकट्ठा हो रहा था, जो संग्रह हो रहा था, वो 1 महीने में होना शुरू हो जाएगा। तो आपको 1 महीने बाद लूज मोशन लगेंगे, वो कम होता जाएगा, ठीक है। हाँ। फिर वो 15 दिन पे वो उतना इकट्ठा होने लगे, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। आप बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे तो बीमारी की तो बढ़ने की टेंडेंसी होती है। आप शुगर का इलाज नहीं कराएंगे तो शुगर बढ़ेगी। तो आपने इलाज तो कराया नहीं और ना ही गलत खान पान छोड़ा, तो बेसिकली वो पहले 2 महीने पे लूज मोशन लगते थे, फिर 1 महीने पे आ गए, फिर 15 दिन पे आ गए, फिर 1 हफ्ते पे आ गए, और फिर रोज शुरू हो गए। और अब मुझे एक चीज़ बताना, एक होता है IBS D डायरियल, एक होता है IBS C। ये आज से 15-20 साल पहले तक IBS C कोई वर्ड ही नहीं था। अब लोग वास्तव में IBS को समझने लगे हैं। देखो, आप इंटेस्टाइन्स को बेसिकली, जिसने दिन में 1 से 2 बार मोटिलिटी करनी थी आपको स्टूल पास करने के लिए, आप अगर 8, 10 बार, 15 बार कराएंगे तो क्या होगा, या 3 बार भी, मैं कहता हूँ 4 बार भी कराते हैं, तो आपने बढ़ा करके मोटिलिटी कराई ना, तो ये मोटिलिटी जो अनड्यू है, जो नेचुरल नहीं है, वो यहाँ पर क्या ले आएगी, सूजन ले आती है।
और एक स्टेज पे सूजन इतनी बढ़ जाती है कि जो नॉर्मल मूवमेंट होने चाहिए, आप अगर कहीं से सूजन आ जाए तो मोटिलिटी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। यस तो उसकी मोटिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। फिर वो बोलता है कि लूज मोशन तो पहले आते थे, अब तो कब्ज रहती है। एक्चुअली वो उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। जो पहले एक अननेचुरल वे में आपकी मोटिलिटी थी, अब वो मोटिलिटी ने आंतों को इतना सुझा दिया कि अब वो पस्त होकर के ऐसे पड़ी हुई हैं कि उनको मूवमेंट करना ही नहीं है। तो बेसिकली IBS D, IBS C, दे आर स्टेजेस। अब ये गेटिंग माय पॉइंट। Yes. मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से दोपहर तक जाकर आते इतनी थक जाती हैं, इतनी सूझ जाती हैं कि उसके बाद फिर वो मूवमेंट नहीं होता। वो पेन वेन भी And- होता होगा कितना। पेन होता है, मैंने सूझ बताया जाएगी। ना वो, लेकिन 3-4 बजे के बाद उसको लगता है आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, ना उसे पेन होता है, वो खाता भी है। दिन में चाय पीता है वो फ्रेश होने जाता है, रात शाम को चाय पीता है नहीं फ्रेश होने जाता। लेकिन वो चाहे नुकसान पहुंचाएगी उसको। यस तो कहने का मतलब है विनायक नट शेल में इस IBS को आयुर्वेद में संग्रहणी कहते हैं। कारण गलत खानपान लंबे समय तक, नंबर 2 मानसिक तनाव लंबे समय तक, नंबर 3 लूज मोशन के बाद इमीडिएट बाद कुछ गलत खाया जाना, ये इसके कारण है। विनीत आप सरप्राइज्ड होंगे, जो IBS का पेशेंट होता है ना, वो जब कहीं पार्टी में जाता है ना, तो वो पार्टी से ज़्यादा कहाँ पार्टी हो रही है उस लोन को ढूंढने से पहले शौचालय ढूंढता है। वॉशरूम ढूंढता है। कहाँ उसको जाना पड़ेगा कि कुछ खाने के बाद प्रेशर बना तो कहाँ जाएगा। अगर उसको 7 बजे फ्लाइट पकड़नी है ना, हाँ तो वो 3 बजे 4 बजे उठ करके 4 बार वो फ्रेश होने के लिए जाएगा। एंड जाने के बाद जो है फिर वो घर पे नाश्ता करके नहीं जाएगा, एयरपोर्ट पे कुछ नहीं लेगा कि उसको इतना डर रहता है कि कब उसको प्रेशर बन जाए, कब उसको प्रेशर बन जाए। और प्रेशर भी कैसा बनता है विनायक, ऐसा लगेगा कि अगर तुरंत नहीं भागे तो शायद कपड़े ना खराब हो जाएं। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, वहाँ ये बाहर ये लग रहा है कि भागे नहीं तो कपड़े खराब हो जाएंगे, और अंदर जाके बैठता है उसको स्टूल पास नहीं होता। मतलब व्यथा उस व्यक्ति की आप समझिए कि IBS का पेशेंट जो है वो किस तरह से व्यथित है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों की, तो घर वालों से लेके जो है जहाँ पे नौकरी करता है, बाकी समाज में सब जगह मजाक बनाया जाता है या डांट खाता है। कितनी सफरिंग है ये केवल या तो पेशेंट जानता है या मेरे जैसा व्यक्ति जिसने पिछले 26 साल से IBS के, अब मैं तो कहूँगा लाखों लोगों को ठीक किया है। क्योंकि हर दिन विनीत आपको लगेगा कि क्या बात बोल रहे हैं, हर दिन 50 से 60 पेशेंट फिजिकली आके IBS के मुझसे टकराते हैं। एवरीडे IBS के, अब उसमें IBS है, IBD है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, ये सब एक ही फैमिली के हैं। मतलब कोई बोलेगा मुझे IBD बोला था, उसको बोलता कुछ अंतर नहीं है यार, कोलाइटिस कुछ लोग बोलते हैं, कोलाइटिस बोला था, कोई नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉलन है। सो बेसिकली ये एक ही परिवार के हैं, लेकिन ये एक साइकोसोमैटिक डिजीज है। तन भी खराब हो रहा है, मन भी खराब हो रहा है, आदमी पूर्ण रूप से खराब होता है। लेकिन पुनः विनायक आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, विन विन वर्ड के माध्यम से एक संदेश ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको संग्रहणी रोग है तो प्लीज़ आप आयुर्वेद का दरवाज़ा खटखटाइए, वहाँ आपको परिणाम मिलेंगे, वहाँ आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि आयुर्वेद आपको नंबर 1 आपकी खुराक ठीक कराएगा, आपकी डाइट ठीक कराएगा, जिसका उतना ही रोल है जितना मेडिसिन का रोल है। 50% पेशेंट जो है वो केवल डाइट को ठीक करके हो सकता है, दवाई की जरूरत ही नहीं। दवाई की जरूरत नहीं है। 50% रोल जो है वो केवल और केवल जो है वो अपनी डाइट ठीक करने का है। फॉर एग्जाम्पल IBS का पेशेंट नंबर 1 मिल्क एंड मिल्क उत्पाद, मतलब दूध और दूध उत्पाद छोड़ दे। उसको दूध नहीं लेना है, उसको पनीर नहीं लेना है, उसको दूध की बनी हुई मिठाइयाँ नहीं लेनी है। हाँ, थोड़ी मात्रा में दही ले सकता है और सही मात्रा में छाछ ले सकता है, बटर मिल्क ले सकता है। अदरवाइज उसको दूध की चीज़ नहीं लेनी है। मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गया। लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, या ये कहिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंट अगर पेपर पे नहीं आया तो भी दूध या लैक्टोज उन पेशेंट्स को तंग करता है। करेक्ट। ओके नंबर 2, गेहूं और गेहूं से बनी चीज़ें, व्हीट फ्लोर, उसको अवॉइड करना चाहिए। रोटी वोटी कुछ नहीं। रोटी आप चावल के आटे की खाइए,
आप बेसनी रोटी खाइए, आप मिलेट्स बाजरा। खाइए, बाजरा, जवार, रागी, ये सब खाइए, लेकिन गेहूं को कम करते जाइए। ग्लूटेन आईबीएस पेशेंट को खूब तंग करता है। ओके। नंबर 3, पत्तेदार सब्जी, पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, जो इन जनरल आदमी कहता है पेट के लिए बहुत अच्छी होती हाँ, है, हाँ, हाँ, vegetable। green वो leaf। सब आईबीएस पेशेंट का भट्टा बिठा देती हैं। सो यू शुड नॉट ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल। विनीत, हरी सब्जी मना नहीं कर रहा हूँ, लौकी, तोरी, टिंडे, परवल, कद्दू, करेला खूब खाओ, लेकिन हरे पत्तेदार सब्जी बिल्कुल ना खाओ। नंबर 4, कच्चा सैलेड नहीं खाना है। आपको प्याज, टमाटर, गाजर, मूली जो खाना है पका के खाइए, लेकिन कच्चा सलाद नहीं खाना है। आपको बैंगन नहीं खाना है, आपको मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, आपको साबुत दालें, उड़द, राजमा, चने, लोबिया नहीं खाना है। हल्की दाल खा सकते हैं, मूंग धुली खाइए, मूंग छिलका खाइए, अरहर खाइए, मसूर खाइए, लेकिन उड़द, राजमा, चने, लोबिया मत खाइए। नॉन वेज मत खाइए। अच्छा, नॉनवेज भी नहीं है। इनिशियली अंडे मत खाइए, दूध वाली चाय मत पीजिए, ब्लैक टी पीजिए, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, लेमन टी पीजिए। इतना चेंज आपको अपनी खुराक में लाना पड़ेगा। टाइम से खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, कॉम्बिनेशन जो हम बताते हैं उनका ध्यान में रख के खाना खाइए, तो आपको एकदम केवल खाना सही करते ही काफ़ी सुधार आपको दिखने लगेगा। नंबर 2, डी स्ट्रेसिंग कीजिए। अब डी स्ट्रेसिंग कैसे करेंगे? डेफिनेटली आपको सत्व के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे दिमाग में। गीता ठीक है? पढ़ी है। जो एग्जैक्टली। लेकिन अब यहाँ पे आपने विनीत एक बात उठाई है कि गीता पढ़ी है। गीता कौन नहीं पढ़ रहा है? गीता सब पढ़ रहे हैं। गीता किसके घर नहीं है? सबके घर है। रामायण किसके घर नहीं है? सबके घर में। अब तो सब लोगों ने वेद रखने भी शुरू कर दिए। हमारे जो वेद हैं उसको implement वो भी करना है। सब रखते हैं, लेकिन हमारे बिहेवियर में कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे। हम अगर गीता जीना शुरू कर दें, गीता रखने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, सुनने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन गीता जीना पड़ेगा, तब आप डी स्ट्रेस होंगे। वो जो कॉम्पिटिटिव सा एक हमारा एटीट्यूड बन गया है, उससे बाहर निकलना होगा। तो अगर कोई पूछता है कि लोग ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि ब्रेन जो है, मतलब उसका जो हार्डवेयर है, वो अभी वो सफिशेंटली डेवलप्ड नहीं है, वो सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है उन सात्विक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। जब इंस्टॉल ही नहीं हुए, वो पड़ा है उसके साथ। गीता सबके सामने पड़ी है, लेकिन व्यवहार में गीता नहीं है। रामायण सबके सामने पड़ी है, लेकिन व्यवहार में रामायण नहीं है। रीजन बीइंग वो इंस्टॉल ही नहीं हुए। आप सॉफ्टवेयर ले आए, पड़ा है सामने, लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रहा। आपके हार्डवेयर पे कंडम है, वो पोषणा अभाव में है, वो वीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ध्यान देंगे तो हम मेरी बात समझ पाएंगे। विनीत, एक पहलवान आपको टकराता है कोई, जो कुश्ती वुश्ती लड़ता है, ये करता है, आप उससे बोलोगे अरे साहब, पहलवान साहब बहुत बढ़िया, तो आपकी खुराक बताइए। तो वो बोलेगा 2 किलो दूध पीता हूँ, 250 ग्राम बादाम खाता हूँ, इतनी रात को जो है रबड़ी बना के खाता हूँ, बोलते हैं ना। वो अपने तन को खपा रहा है, तो वो तन के हिसाब से खुराक ले रहा है। हम में से 99% लोग आज तन नहीं खपा रहे, हम सब मन खपा रहे हैं, हम सब दिमाग खपा रहे हैं। सारा दिन तो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। किससे सोचते हैं? दिमाग से सोचते हैं ना। दिन छोड़ो, अब सो रहे हैं तो भी हमारा दिमाग चल रहा होता है, लेकिन हमने दिमाग को खुराक क्या दी? उस पहलवान ने तो रबड़ी खा के और बादाम खा के और 2 किलो दूध पी के अपने शरीर को मजबूत रखा। हम जिस दिमाग से काम ले रहे हैं, उससे लिए हमने क्या किया? बड़ा बड़ा महल भी छोटा दिख रहा है, इतनी सारी जमा पूंजी है वो कम दिख रही है। जिस दिन किसी व्यक्ति को अपना छोटा घर महल सा दिखने लगा, अपनी छोटी सी जमा पूंजी लगने लगी, ये तो बहुत है यार, इसमें कंटेंट तो बहुत अच्छा, जो दिया है बहुत दिया है, बहुत दिया। हाँ। एक्चुअली ये है। तो इसलिए यहाँ पे भी आयुर्वेद हेल्प करेगा। हाँ। आप ब्रेन को आप नरिश कीजिए। किससे? ब्रेन के लिए स्पेशलाइज हर्ब से। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषमती, ये सब है ना, सीधे जाके ब्रेन को नरिश करती हैं। वैन आपका जो है दिमाग को ईंधन जाता है, तब दिमाग खिल जाता है,
मजबूत हो जाता है और उसमें सत्य के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। फिर आपका आचरण, आपका व्यवहार सात्विक होता चला जाता है, कल्याणकारी होता चला जाता है, मैक्सिमम टाइम आप आनंदित रहते हैं, आप वो कम्पिटिटिव वाला एटीट्यूड छोड़ देते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि यार क्या करें, कुछ नहीं करना है यार विनायक, कुछ नहीं करना। आप जो मेध्य हर्ब हैं, मेध्य हर्ब मीन्स जो दिमाग को ताकत पहुंचाने वाली हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, उनका सेवन शुरू करो, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। आपको वो जो ऐसी तसल्ली नहीं जड़ी-बूटियां? मिल रही, यस, आपको जो तसल्ली नहीं मिल रही, वो तसल्ली मिलनी शुरू हो जाएगी। वो जो आपकी इच्छा हो रही है, नहीं एक फार्म हाउस भी होना चाहिए, फार्म, वो इच्छा आपकी एकदम कि होगा, प्रभु देगा तो देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वो जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरली जो एक वो नहीं बना हुआ है कि टेंशन की लेना है, वो खत्म हो जाएगा। हाँ तो वही वो तो ब्रेन को चेंज करने वाली भी जड़ी बूटियां हैं यार नहीं आयुर्वेद में। समझे, मैंने आपको ये बताया कि देखिए एक बच्चे का जब छोटा बच्चा पैदा होता है, हाँ। उसका भी तो ब्रेन है ना, यस, ठीक है, लेकिन उसमें आपने नॉलेज नहीं डाली ना। कौन सिखाता है कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है? ये हम सिखाते हैं ना बच्चे को अपने, ठीक है। उसके बाद फिर उससे पूछते हैं कौन सा है। तो जो नॉलेज आपने डाली वही उसी का आपको एग्जीक्यूशन मिलेगा ना, उसी का। अगर उसको कलर नहीं सिखाइए, चाहे वो 20 साल का हो जाए, और उससे फिर पूछिए ये कौन सा कलर है, बता पाएगा? तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास एक हार्डवेयर है, इसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। बट सर ऐसे अभी जो पेशेंट आते होंगे आपके पास जो सीवियर आईबीएस के होंगे जी, पेशेंट, जी। तो इनका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो? मतलब ये तो आप जो शेड्यूल बता दिया आपने कि खान पान आपको ठीक करना, ये जो आप जो बताते हो, पर इनका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है इनका आपके पास? हाँ नहीं कोई बात ये नहीं। बात ऐसी हो रही थी, मेरा रोना आ गया। हाँ हाँ, तो नहीं आईबीएस और है नहीं, भी ऐसी चीज। यहीं से शुरू, हंसते हुए शुरू करेंगे। और देखो बुद्धि का क्या काम होता है, इन बुद्धि में से इंटेलिजेंस का क्या काम होता है, जाके आपके मन को ताकत देती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कर्माज। कर्म कौन करता है? तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि मन अचेतन है लेकिन सभी कर्मों को करने वाला है। किसकी हेल्प से? बुद्धि की हेल्प से। मैंने बोला मन सारे कर्म करता है। आप क्या खाते हैं? जो मन करता है। हाँ, आप कहाँ जाते हैं? जहाँ मन करता है। आप किससे बतियाते हैं? जिससे मन करता है। तो बेसिकली वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मन। सारे कर्म कौन करता है? मन, बट बाई गेटिंग पावर फ्रॉम इंटेलिजेंस, बुद्धि। अब वो बुद्धि अगर सात्विक है तो मन सात्विक काम करेगा, अगर बुद्धि राजसी है तो रजस काम करेगा, और बुद्धि तामसी है तो मन तम के काम की तरफ आगे बढ़ेगा। तो बुद्धि पे हिट basically करना है। हाँ। आपने किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका व्यवहार किस तरह का होता है। और मैं आपको कह रहा हूं, आज अगेन लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो तनाव से मुक्त हों। उनका वो जो एटीट्यूड है, वो कंपटीशन वाला, वो जेलसी वाला, वो जाए, लेकिन नहीं जा रहा, क्योंकि सत्व के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे। और क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि इस दिमाग में वो स्ट्रेंथ नहीं है। और वो स्ट्रेंथ कैसे आएगी? अगर हम अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां जो स्पेसिफिक टू नरिशिंग ब्रेन है वो खाना शुरू करेंगे। विनीत, बच्चों के व्यवहार में 7 दिन में अंतर आता है वो खाने से, ये हर्ब्स खाने से। नहीं तो ये इसका कैसे सेवन कैसे करना है? कुछ आप क्वांटिटी देखिए क्या होता है कि अब आईबीएस के पेशेंट मुझे ठीक करने थे। हाँ। और मैंने ये कहा कि मैं केवल अगर पेट की दवाइयां दूंगा तो वो ठीक नहीं हो, क्योंकि नाउ द यस, थिंग इज साइकोसोमेटिक, दोनों तरह से चल रही है। हाँ। पेट बीमार, दिमाग बीमार, दिमाग बीमार, पेट और बीमार, पेट और बीमार, दिमाग और बीमार, मतलब तो मुझे दोनों तरह से ठीक करना है। तो मैंने इन जड़ी बूटियों को जो दिमाग को ताकत देती हैं उनको मिला करके उनका अर्क बना दिया, उसको एक तरह से डिस्टिलेशन फॉर्म में ले आया कि आपने अश्वगंधा ली, ब्राह्मी ली, शंखपुष्पी ली, एंड सारी जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन हर्ब हैं जो दिमाग के लिए हैं वो लेकर के उसका अर्क निकाल दिया। मतलब उसको पानी डाल करके उबाला, उसके वेपर्स बने, फिर कंडेंस करके उसको वापस से पानी बना करके उसे अर्क बोलते हैं। तो अर्क बन गया। जैसे पुराने ज़माने में सौंफ का अर्क निकालते थे, मकोए का अर्क निकालते थे, हाँ। तो अजवाइन का अर्क निकलता है, ऐसे ही ये अर्क निकाला, उसको हम लोग सुप्रज्ञा अर्क बोलते हैं। हम आईबीएस पेशेंट को अपना जो मेडिसिन संदीपन है और साथ में सुप्रज्ञा जोड़ के देते हैं। विनीत, 25-25 साल के सफरिंग वाले लोग आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूं, पहले 15 दिन में ये कहते हैं कि साहब वी आर बैक टू लाइफ विद इन फर्स्ट 15 डेज। और कब की सफरिंग? 25 ईयर्स की। कब की सफरिंग? 50 ईयर्स की सफरिंग। 50 साल से वो जी नहीं रहे हैं।
मैंने क्या बोला था आईबीएस के बारे में? एक ऐसी बीमारी जो जो जान नहीं लेती लेकिन हाँ, जीने भी नहीं देती। 50 साल की सफरिंग, लेकिन पहले 15 दिन में हम केवल इस संदीपन और सुप्रज्ञा, मतलब पेट को और दिमाग को साथ में अटेंड करके, और 15 दिन में हम उसको फील कराते हैं कि डॉक्टर साहब अब लग रहा है वी आर बैक टू लाइफ। उनको तो So- कितना रिलीफ मिल जाता होगा। कहने का मतलब है कि हमको डाइट सही करना है, हमको उसको डी स्ट्रेसिंग करनी है, और डी स्ट्रेसिंग करने के लिए सत्व के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, और सत्व के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उसको मेध्य रसायन देना है, अश्वगंधा ब्राह्मी। एंड उसका अगर आपने कैप्सूल दे दिया, अगर आपने चूर्ण दे दिया, पहले से ही पेट का भट्टा बैठा हुआ है तो वो पचेगा ही नहीं। अब आपने क्या बनाया? अर्क बना दिया। अब अर्क ऐसा है कि आपने मुंह में डाला नहीं, वो Easily, एब्जॉर्ब हाँ, हुआ नहीं। absorb। पाउडर फॉर्म में है। लिक्विड पानी से भी पतला लिक्विड, अच्छा, टॉनिक जैसा। हाँ, पानी से भी पतला। अर्क मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, अर्क। तो अर्क जो है वो जैसे ही आपने डाला, मतलब कैन यू बिलीव, आपको घबराहट हो रही है, आपको पैल्पिटेशन हो रही है, ठीक है, आपने सुप्रज्ञा अर्क पिया, अब 2 मिनट में ऐसे काम करता है जैसे कोई आपने इंग्लिश मेडिसिन एंटीसाइकोटिक खा ली, ऐसे काम करता है। बहुत पावरफुल है विनीत आयुर्वेद। आयुर्वेद को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। आयुर्वेद इज वेरी वेरी पावरफुल। और लेकिन आयुर्वेद को वेदों के हिसाब से, उसमें लिखा है अगर पेट खराब है तो अर्क दो, क्योंकि वहाँ तक बात मत पहुँचने दो। चूरन जाएगा, जाके पचेगा, और उसके बाद वो बॉडी में काम करेगा, दिमाग को नरिश करेगा, पता नहीं, क्योंकि पेट खराब है। आप सीधे से पानी से भी पतला अर्क दीजिए, वो सीधा एब्जॉर्ब होगा सिस्टम में, और जाकर के इमीडिएट टक टक उसको रिलैक्स कर देगा। आपको घबराहट हो रही है, आप सुप्रज्ञा पीजिए, घबराहट खत्म। आपको नींद नहीं आती, कब से नहीं आती? 25 साल से नहीं आ रही, क्योंकि माइंड रुकता ही नहीं है, कुछ चलता रहता है। पहले दिन से नींद आनी शुरू। आयुर्वेदिक हर्बल, हमारी जड़ी बूटियां मैजिकल है। मैजिकली। तो इसलिए विनीत एंड विनायक विन विन वर्ल्ड के इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपके साथ अपने आईबीएस से पीड़ित उन दुर्भाग्यपूर्ण मित्रों को कहना चाहता हूँ, परेशान ना रहें, आयुर्वेद को अपना लें, आईबीएस से बाहर आ जाएंगे। और पहले 15 दिन में आपको महसूस हो जाएगा, यस वी आर बैक टू लाइफ। नाइस। Nice. ऐसे हमें एक बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों को है, वो माइग्रेन का, कि माइग्रेन के भी बहुत सारे ये लोगों के क्वेश्चन issues बहुत सारे होते हैं। लोगों ने लिखा है कि माइग्रेन वाला। हाँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब इतना हैवी पेन किसी को होता है कि ना वो बैठ सकते हैं, ना वो काम कर सकते हैं, मतलब इतने पेन में रहते हैं वो। और मोटापे के लिए ये 2 बहुत कॉमन कमेंट्स आते थे हम लोग को, तो एक है माइग्रेन और एक है मोटापा। देखिए यहाँ पे ना विनीत बताना चाहूँगा कि अब आपने माइग्रेन, जिसको हम अर्धा विभेदक बोलते हैं आयुर्वेद में, ओके। एक यहाँ पे मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्ट में बताऊँगा। हाँ। अब आप देखिए, जो सिर दर्द होता है, इन जनरल आदमी को सिर दर्द होता है, वो जा कर के अपनी एक दवाई पेन किलर खा लेता है। यस। ठीक है। कैन यू बिलीव, आयुर्वेद में सिर दर्द को 11 प्रकार का बतलाया गया है। अरे बाप, 11 टाइप्स। वात से होने वाला सिर दर्द, पित्त से होने वाला सिर दर्द, कफ से होने वाला सिर दर्द, सन्निपात से मीन्स तीनों दोषों के मिलने से होने वाला सिर दर्द, रक्त की दृष्टि से होने वाला सिर दर्द, क्रिमिज सिरेशूल, मतलब कीड़े दिमाग में पहुंच जाते हैं उसकी वजह से सिर दर्द, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, क्षयज बीमारी के बाद होने वाला सिर का दर्द, उसके बाद अर्धाविभेद, अनंतवात, सूर्याव्रत, शंखक, मतलब आप अर्धाविभेदक मीन्स आधे सिर में होने वाला दर्द, सूर्याव्रत मीन्स जैसे जैसे सन रेज करता है, बढ़ता है, आपको सिर दर्द होता रहेगा, जैसे ही सनसेट होना शुरू होगा आपको सिर दर्द चला जाएगा। सूर्याव्रत, सूर्य की गति के साथ होने वाला। अनंतवात, सिर के साथ जो गर्दन को भी जकड़ ले, वो अनंतवात है। शंखक मतलब ट्राइजमेनल न्यूरैल्जिया, ऐसा कनपट्टी के पास शंख प्रदेश में होने वाला सिर दर्द। अब सोचो कि वातिक सिरेशूल का पेशेंट अगर है तो वो आपसे कहेगा, अरे कोई आदमी भैया मुझे तेल लगा दो, दबा दो, चंपी कर दो, बांधेगा, चुन्नी उन्नी सिर पे बांधेगा, वो वातिक सिरेशूल है। रक्त सिरेशूल का पेशेंट ऐसा है, उसको सिर दर्द हो रहा है, लेकिन आप उसको बोलो आओ लगा दें, वो हाथ रखेंगे उसके सिर पे तो वो
वो इतना टेंडर होता है सिर दर्द कि वो आपको धकेल देगा पीछे कि क्यों टच किया तुमने, और गोली एक खा रहे हो। अब क्रीमिज कीड़ा है दिमाग में, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जैसी कंडीशन है, और आप वही गोली खा रहे हो। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये देखना है कि आपको किस तरह का सिरशूल है। अगर आप सिर दर्द से मुक्ति चाहते हैं, जो सिर दर्द की गोली खा के आप खुश होते हैं ना, वो आपको तत्काल आराम दे रही है, लेकिन आपके मेन जो सिरशूल है उसको भी बढ़ा रही है, और साथ में वो किडनी लीवर के लिए भी हेपेटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक बन के निकलेगी। तो सिर दर्द का कोई भी रोगी है तो पहले तो आप भैया प्लीज़, क्योंकि हर माइग्रेन जो है वो हर सिर का दर्द माइग्रेन नहीं होता है। हम लोग को आदत पड़ेगी कि हर सिर दर्द हो माइग्रेन है। तो पहले डॉक्टर से बात करके देखो आपका वातिक सिरशूल है, पित्तज सिरशूल है, कफज सिरशूल है। अब वातिक सिरशूल में आपने गर्म चिकित्सा देनी है, आपको पित्तज और रक्तज में जो है ठंडी चिकित्सा देनी है। अगर आपको बीमारियों से मुक्ति चाहिए तो आपको आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसा नुस्खा जो रामबाण की तरह काम करता है वो मैं देना चाहूँगा माइग्रेन के लिए। बहुत लोग इससे ठीक हुए हैं। विनीत, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है, हाँ, और थोड़ा सा देसी घी, दोनों मिला करके आपने हलवा तैयार करना है। कितना? एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और थोड़ा सा घी मिला के, मतलब 1 चम्मच। और उसके बाद उसमें चने की दाल के बराबर जो देसी कपूर होता है जिसे हम खा सकते हैं, वो उसको ऊपर से छिड़क दीजिए उस हलवे के ऊपर। और सूर्य उदय से 1 घंटा पहले, यानी कि अगर गर्मियों की बात करें तो लगभग 4:30 बजे के आसपास 4:30 बजे, हाँ, आपने उसे खा लेना है। और एक कमरे में जा कर के जहाँ पे आप पंखा ना चलाएं, एसी ना चलाएं, और हो सके तो ब्लैंकेट ओढ़ जाएं, सो दैट आपको पसीना आ जाए, आप स्वेट कर जाएं एक बार। ऐसा 3 दिन कर लीजिए केवल, ठीक है। बहुत सारे लोगों का तो पहले महीने में ही ठीक हो जाएगा। केवल 3 दिन करना है। अगर आप कर सकें तो 1 महीने बाद फिर इसको रिपीट कर लीजिए, फिर 1 महीने बाद रिपीट कर लीजिए। विश्वास कीजिए, अचूक नुस्खा है माइग्रेन को ठीक करने का। वापिस से सुनिए, गुड़, थोड़ा सा गुड़, 1 चम्मच थोड़ा सा देसी घी, हलवा बना करके ऊपर से थोड़ा सा देसी कपूर चने की दाल के बराबर छिड़क स्प्रिंकल दीजिए, करना है। और सुबह सनराइज से 1 घंटा पहले खा लीजिए। कंबल ओढ़ के ऐसी जगह पे लेट जाइए जहाँ पसीना आ जाए, एंड डू इट फॉर 3 consecutive days। 3 लगातार दिन कीजिए। ये बनाना रात को है और रख देना? अरे सुबह कितना देर लगेगा बनाने तभी में? का तभी बना सकते तभी का ऐसे आप ओवरनाइट रखना नहीं, है ना? बनाने में कितना देर लगना है? गुड़ नहीं, ऐसे और घी मुझे लगा मिला के- ओवरनाइट रखना है क्या उसे? नहीं, कुछ नहीं रखना। उसी समय आप बनाइए और खाइए, और इसको रिपीट कर लीजिए। और साथ में एक और नुस्खा माइग्रेन के लिए, हाँ, आक का नाम सुना होगा। आक एक प्लांट होता है, एक खरपतवार की तरह से, और उसको तोड़ते हैं तो दूध निकलता है उससे। हाँ, हाँ, उसको आप देखेंगे, उसका फूल जो है वाइट, अंदर से पर्पल होता है। यस यस यस, हाँ? आकड़ो बोलते हैं ना उसको। तो आक के दूध की 1 बूंद, ठीक है, थोड़े से गुड़ में मिला करके, अगेन मॉर्निंग में सनराइज से 1 घंटा पहले 3 दिन लगातार खाइए। इसको भी आप हर महीने रिपीट कीजिए। 2-3 महीने में आप देखेंगे कहाँ गया माइग्रेन। माइग्रेन के पेशेंट को एक और नुस्खा, सिंपल, हाँ, वो हर दिन रात में सोते समय 2 बूंद देसी घी नाक में डालना शुरू कर दे। नाक में, नाक में ओके, पिघला करके ड्रॉपर से 2 बूंद नाक में डाले, ठीक है। और एक ट्राई और करे कि सुबह सुबह वो थोड़ा सा दूध में आधा चम्मच घी मिला करके पिए, ठीक है। तो आप देखेंगे उसको सिर दर्द, कोई भी सिर दर्द हो, मुझे लगता है कि इससे तो लगभग सभी सिर दर्द वालों को आराम मिलता है कि सुबह उठ करके वो थोड़ा सा दूध में घी मिला के पीना शुरू कर दें अगर सुबह सुबह, तो उनको सिर दर्द से राहत मिलता है। और ये जो मैंने बताया नाक में घी डालने वाली बात, वो भी हर वो व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की दिमागी प्रॉब्लम है, चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे वो नींद ना आने की समस्या हो, चाहे वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, इरिटेबिलिटी, इंटॉलरेंट, कुछ भी हो, वो सब। और मुझे लगता है हम सबको वो है, कोई ना कोई सिम्टम है। आज हम सबको रात में सोते समय घी डालने की जरूरत है, क्योंकि सबके दिमाग में कौन से सॉफ्टवेयर हैं? रज और तम के। तो बेसिकली हम सबको अपने दिमाग को इस समय विनायक, मैं कहता हूँ इस पॉडकास्ट के बाद अगर सब लोग केवल और केवल
अपने को ये मान करके कि दीज डेज हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वी ऑल आर डूइंग मेंटल एक्टिविटी। हम शारीरिक काम नहीं कर रहे, हम दिमागी काम कर रहे हैं। अपने दिमाग को स्पेशल नरिशमेंट देना शुरू कर दें। आई एम टेलिंग यू 75% ऑफ देयर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आज के टाइम पे विनीत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। आपका पेट का अल्सर भी अगर हो रहा है ना तो वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। आपका जो शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। आपका जो ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। आपकी जो नींद उड़ाई हुई है वो स्ट्रेस ने उड़ाई हुई है। आपको जो गठिया आर्थराइटिस और शरीर में एक तरह से पेन लेके आ रहा है वो स्ट्रेस लेके आ रहा है। सब कुछ साइकोसोमेटिक हो चुका है। आपका पेट, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका लूज मोशन, आपको आईबीएस, आपको इनफर्टिलिटी। हाँ, इनफर्टिलिटी तो कितना इनफर्टिलिटी स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। आप सोचो, मैं कहता हूं 15 दिन के लिए अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना, शुगर कंट्रोल नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं, मैं सुप्रज्ञा दे देता हूं। मतलब सुप्रज्ञा मीन्स दिमाग को ताकत देने वाली जड़ी बूटियों से बना अर्क, और 15 दिन में शुगर लेवल कंट्रोल। तो खाने पे भी परहेज भी करते होगे ना? यार नहीं समझे, मैं कह रहा हूं दवाई खा रहे हो, हाँ खा रहे हैं। मतलब हम हिडन जो चीज है जो हमें तंग कर रही है, जो हमें समझ नहीं आ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ वो व्यक्ति आके बोलता है कि साहब मैं तो डाइट सही ले रहा हूं, परहेज कर रहा हूं, मेरा शुगर क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा? राइट। सुप्रज्ञा जोड़ो। ब्लड प्रेशर क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा? सुप्रज्ञा जोड़ो। इनफर्टिलिटी, 5 IVF फेल्योर, 5 IVF फेल्योर। शरीर का मतलब सोचो उस बहन का क्या हाल हो जाता है जो इतने अधिक हार्मोन्स के इंजेक्शंस और सब लेके, ठीक है, नहीं सक्सेसफुल नहीं, ठीक है। आओ चलो पहले तुमको कुछ करते हैं, मैं इधर तुमको पहले डिस्ट्रेसिंग करते हैं, तुम्हें इस ट्रोमा से बाहर निकालते हैं। वो ट्रोमा से क्या बाहर निकालेंगे? 1.5-2 महीने बाद तो मिठाई का डब्बा आ जाता है, कंसीव नेचुरली कंसीव कर गए 2 महीने में ही, 15 दिन में, 2 महीने में। मतलब ये बात हम सबको नहीं कह जादू सकते। जादू जैसा सुनाई देता है लोगों जादू को है कि 15 दिन में जो आदमी इतना आईवीएफ 4-4 5-5 आईवीएफ फेल खर्चा हुआ है, खर्चा कितना हो गया है। होगा? खर्चा कितना हो गया होगा? आप 5 जैसे बोलते हो ना ऐसे लगता है कि जादूगर है। मैं कह रहा हूं कि अब करके देखो ना। हाँ, आप मेरी साइट पे चले जाओ भाई, मेरे फेसबुक पे चले जाओ, आप वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है ना, आप ही तो जाके दे रहे हैं ना टेस्टिमोनियल। हजारों टेस्टिमोनियल है यार, आज की डेट में हजारों टेस्टिमोनियल है। पेशेंट बोल रहा है, अभी विनीत मेरे पास आज से 5-4 दिन पहले एक पेशेंट 11 दिन में दवाई लेके जाने के 11 दिन में उड़ीसा से वापस आ गया मेरी क्लिनिक पे कि 3 साल से आई वाज आउट ऑफ लाइफ, ख़त्म था बिल्कुल, और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस मैंने कहा भाई लास्ट ऑप्शन है एंड अभी जाके दिखाता हूँ। एंड वो दवाई लेकर के उड़ीसा, मतलब 1500 किलोमीटर दूर वो मेरे पास आया। एंड जाने के बाद 2 दिन में वो 90% ठीक हो गया, 90%। एंड वो 7-8-10 दिन जो उसके गए, उसको लगा कि सब कुछ वापस आ गया। वो आके केवल, मैंने बोला तुम ऑनलाइन कर लेते भैया, बोले नहीं, चरण स्पर्श कैसे करता ऑनलाइन। सो ये फीलिंग होती है। मतलब सोचो इंटेंसिटी ऑफ हिज सफरिंग्स, कि वो अब वो ठीक हुआ तो उसके भावनाएं देखो, 1500 किलोमीटर दूर से आकर चरण स्पर्श कर रहे हैं। सो हम लोगों को कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्लो है, बल्कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सही है। अगर वो लूज मोशन नहीं रोक रहा है तो इसलिए नहीं रोक रहा है कि नहीं रोकने चाहिए। शरीर से टॉक्सिन्स को निकल जाने दो। जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट गेटिंग डिहाइड्रेटेड, करेक्ट, यू आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो रहा, वो करो, लेकिन नहीं रोको। सो ये बहुत अपने आप में जो है ना वंडरफुल विज्ञान है, इसका फायदा उठाना चाहिए। ये सब नुस्खे हैं। माइग्रेन की जो मैंने बात की, 11 तरह के सिर दर्द, बताइए 11 तरह के सिर दर्द, और आप एक ही गोली खा करके हर सिर दर्द और हम सोच रहे हैं ये एक ही गोली सबका इलाज। एक में जो है बंदा कह रहा है कि भाई मेरे को ठोको सिर पे, और एक में कह रहा है मुझे को उंगली भी टच ना करो। एक में दिमाग में कीड़े हैं, एक में बीमारी के बाद की कमजोरी की वजह से सिर दर्द है, एक में आपको रक्त शुद्धि करनी है, ब्लड प्यूरिफायर देना है अगर उसके माइग्रेन से बाहर निकालना है तो।
एक अर्धाविभेदक है, एक अनंत बात है, एक शंखक है। तो ये एक है ना शॉर्ट में मैं पूछना चाहूँगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज इंडिया में, हेयर फॉल पे भी कुछ है? बिल्कुल है। अब हेयर फॉल में भी देखिए, मैं नुस्खा तो दे दूंगा, आपने पूछा है तो दे दूंगा, वो जनरली सबको काम करेगा। Okay. लेकिन हेयर फॉल के देयर आर सो मेनी रीजंस। अब Okay. किसी कोई लड़का है 25, 26, 28 साल का, हाँ. उसको जेनेटिक्स में मिला है हेयर फॉल, जेनेटिक्स में मिला है, हाँ। तो वहाँ हम उतने हेल्पफुल नहीं है। अच्छा, वहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अगेन उसकी डाइट ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल ठीक है, तो जेनेटिकली भी जो बीमारी आ रही हैं उसको भी वो थोड़ा सा पुश कर सकता है, पीछे Delay कर कर सकता सकता है, है, हाँ। कि वो अब उसने अपने गलत खान पान की वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से वो जल्दी 25 साल, उसके पापा को तो 50 साल की एज में उड़े थे, उसका 25 में उड़ गया, यस, हाँ, क्योंकि वो तो उसने गड़बड़ कर दिया ना सब। करेक्ट। अब वो अगर पापा से भी अच्छा अनुशासन अपना ले तो वो 50 की जगह पापा के 50 में उड़े थे उसके 65 में उड़ेंगे, तब तक काम चल जाएगा। सो इवन इफ यू आर कैरिंग जेनेटिक प्रॉब्लम्स विद यू, इवन देन यू कैन, तो आप अपने खान पान और अपने लाइफ स्टाइल से उन्हें पीछे धकेल सकते हैं। जहाँ क्या पर ऐसी कोई जनरल चीज है जो कर सकते हैं Yes. हेयर फॉल के लिए? आमल की रसायन, आमल की रसायन, आंवला लिया, उसका पाउडर तैयार किया और उसके बाद आंवले का रस लिया और पाउडर की घुटाई की, एंड इसको 21 दिन तक किया। मतलब आपने इफ़ यू स्टार्ट विद लाइक 1 kg ऑफ आंवला पाउडर, तो आपने 1 लीटर आंवले का रस डाल के घुटाई की, अगले दिन वो फिर 1 किलो रह गया, तो ऐसा उससे पोटेंसीफाई कर दिया, तो उसको बोलते हैं आमल की रसायन। ठीक है, आप अमल की रसायन आधा चम्मच सुबह शाम शहद के साथ खाइए। अगर हो सके तो शहद और घी दोनों मिला करके खाइए। शहद 1 चम्मच, घी आधा चम्मच पिघला हुआ, ठीक है। आपको कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इसी अमल की रसायन से हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ विनीत, हाँ, अगर डैंड्रफ है तो कुटजादी तेल लगाना होगा। अगर पेट खराब की वजह से आपको हो रहा है हेयर फॉल, तो कुछ तो और, पेट हाँ। की मेडिसिन चाहिए। हेयर ग्रेइंग एंड हेयर फॉल मे बी बिकॉज ऑफ द नजला, जुकाम की वजह से, तो आपको सुथरो चूसनी पड़ेगी। अरे आप मैजिक की बात करें, आपको दूसरी मैजिक बताते हैं। आपके 40 साल पुरानी जुकाम है, आपको 20 साल से लोगों ने कहा हुआ है कि ब्रोंकियल एस्थमा के आप पेशेंट हैं, कुछ मत कीजिए। एक आयुर्वेद की टैबलेट आती है सुथरो, सुथरो, ओके, और उसको 2 गोली सुबह शाम चूसना शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं पता आपको भगवान का आशीर्वाद 3 महीने में मिलेगा कि 6 महीने में मिलेगा, लेकिन आप 20 साल, 30 साल, 40 साल का एस्थमा और साइनस की प्रॉब्लम भूल जाएंगे। उस प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए आप 4 बार सर्जरी करा चुके हैं। हाँ हाँ, सर्जरी कराते हैं। अभी मैं पोलिप कटवा के आ रहा हूँ, अभी मैं एडिनोइड्स कटवा के आ रहा हूँ, अभी मैं टॉन्सिल कटवा के आ रहा हूँ। अरे 1-2 महीना सुथरो चूस के तो देखो, और फिर गुणगान करना आयुर्वेद का। ये सूत्रों काम सब जगह मिल जाता है। हाँ, मिल जाएगी, मेरे यहाँ से मंगा लो, मुझे भी फायदा हो जाएगा। नाइस। एक्चुअली ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना आयुर्वेद, ये नेवर एंडिंग लगता है। हाँ, पर एंड तो करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, हमारे जो एक लास्ट सेक्शन। हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था सब लोगों का कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि खूब ऑयल खाओ, खूब ऑयल लगाओ, खूब तेल लगाओ। अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यार कैसे बोल रहे तेल इतना खाने के लिए, फिर तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो ऐसे कैसे बोला कि इतना तेल खाओ। तो तेल, पहली बात तो हमें कितना खाना चाहिए जो हमारे ज़रूरी है, दूसरा कौन सा तेल खाना चाहिए। इन जनरल जब आप वीक होते हैं विनीत, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत वीकनेस लग रही है, तो आप डॉक्टर से क्या कहते हैं कि भैया कुछ एक मल्टीविटामिन दे दो मुझे, है ना। विटामिन बोले तो विटामिन A, B, C, D, E है, आप जानते हैं। विटामिन B एंड C ये वाटर सोल्यूबल हैं। आपने B और C का कोई भी सोर्स लिया और पानी पिया, आपकी बॉडी को उसको एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में पहुंचेगा। विटामिन A, D, E ये फैट सोल्यूबल हैं। अब उन महानुभावों से मैं पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि तेल हटा दो, घी हटा दो, और तो और सब्जी का छोका भी जो हमारा ट्रेडिशनल तेल में लगता है वो भी बंद करो। हाँ, वो भी बंद करते हैं। आप ना एक गाजर का बड़ा वाला गिलास पियो, इतना बड़ा वाला गिलास, ठीक है, विटामिन A दिमाग में रख के, और आपकी आंतों में घी ना हो, आप जानते हैं वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा। एक रत्ती भर भी विटामिन A आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा अगर घी नहीं है तो। बाप रे, यस। मतलब बॉडी में आप अंदर जानते घी हैं? नहीं है तो विटामिन A का, D का एब्जॉर्प्शन ही घी के साथ होना फैट है, उसका soluble। पूरा विज्ञान है, फैट के साथ होना है।
अरे पूरा है कि जब आप घी खाते हैं वो किस तरह से वहाँ से सेंसेशंस आते हैं, माइसली फॉर्मेशन होता है, वो माइसली एक तरह से कवर बनाते हैं विटामिन ए के ऊपर एंड उसको लेकर के प्रोटेक्ट करते हुए जाते हैं, क्योंकि विटामिन ए इज हाइड्रोफोबिक, इट्स नॉट हाइड्रोफिलिक। वो पानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन ही फैट के साथ होना है। तो आपको दूध, तेल, घी कुछ आंत में होना ही चाहिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आज क्यों सबको कमी होती जा रही है, आप घी तेल खा नहीं रहे हैं, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, विटामिन ई एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, केवल बी एंड सी हाइड्रोफिलिक होते हैं, पानी के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। सो कहने का मतलब है दूसरा ये कि सबका ये जो दिमाग है ना, दिमाग, इस दिमाग को सही रखने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो घी का है। इस दिमाग को पोषण देने का सबसे पहला खाद्य पदार्थ जो हमारे घर किचन में है वो घी है। आपका दिमाग बोलते हैं दिमाग में खुश्की आ गई तो फिर नाक में तेल डलवाते हैं, नाक में घी डलवाते हैं, तो नासा ही शीर्षो द्वारम, वो सिर का द्वार है, तो फिर आपका दिमाग में तरावट आती है। सो आप मतलब तेल का सेवन सम्यक करें। मात्रा में आप तेल खाएं और तेल लगाएं। लगाने के लिए तिल का तेल बेस्ट है और खाने के लिए सरसों का तेल बेस्ट है। आप मस्टर्ड ऑयल जो है वो खाइए और जो सिसमे ऑयल है, तिल का तेल है, वो लगाइए। मतलब और मालिश बाकी की, हाँ। आप घी जो है तो आप घी आप भैंस का है कि गाय का है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप घी खाइए। और घी से कुकिंग आप जानते हैं, जो प्योर घी है उससे आप कुकिंग कीजिए, आप देखिए आपको आनंद आएगा। और ये घी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड है, HDL है, अदर फॉर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं, ये सब बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। इवन इसी ट्राइग्लिसराइड से एनर्जी लेके हार्ट पंप कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप सोचते हैं कि ये घी आप खाइए, आप लीवर को हेल्दी रखिए, लेट लीवर डिसाइड कि उससे क्या बनाना है, उसको रॉ मटेरियल तो पहुंचाइए, लेकिन उसे हेल्दी रखते हुए। तो इसलिए जिस मात्रा को आप पचा सकें वो मात्रा आपकी मात्रा। विनीत हो सकता है 4 रोटी के साथ कंफर्टेबल हो, और विनीत से मोटा दिखने वाले विनायक हो सकता है 2 रोटी के साथ कंफर्टेबल हो। हाँ, तो उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सर्गो यथा उचित है, लघुता अच्युत पिपासा च जीर्ण आरस्य लक्षणम। आपको देखना है कि आपका आहार की मात्रा ठीक है कि नहीं है, आप आहार को पचा पा रहे हो कि नहीं पचा पा रहे हो। पुनः फिर शास्त्रों की शरण में जाओ। वो बोलता है कि उद्गार शुद्धि, डकार जो है वो खट्टी ना आए, शुद्धि की उद्गार है जो आपको आनंद दे। उद्गार शुद्धि उत्साह। अब खाना खा लिया, चलो अब काम बताओ क्या काम करना है, मतलब एनर्जी एनर्जी आए। वेगो उत्सर्गो यथोचित, आपके मल और मूत्र सही अपना टाइम से उत्सर्गित हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, आपको सही टाइम पे पेशाब हो रहा है, सही टाइम पे आपको डेफिकेशन मल त्याग हो रहा है। लघुता छुत पे पासा चाहे, आपको शरीर में हल्कापन बना हुआ है बिल्कुल, और हमेशा टाइम से भूख, टाइम से प्यास लग रही है। तो वही मात्रा है तेल की, वही मात्रा है घी की, वही मात्रा है अन्य चीज़ों की। अगर ये सब सिम्टम हैं, शुद्धि की उद्गार, काम करने का उत्साह, शरीर में हल्कापन, समय से भूख प्यास का लगना, समय से मल मूत्र का त्याग होना, तो मतलब यही मात्रा है। अगर अब ये मात्रा किसी के लिए कम, किसी के लिए इसलिए सबकी बॉडी अलग है। अगर 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 कोई कोकोनट ऑयल यूज कर रहा है कुकिंग के लिए तो वो कैसा रहेगा? देखिए स्पेसिफिक रीजन्स में हम वी से ओके यू कंज्यूम कोकोनट ऑयल, अदरवाइज प्लीज रेस्ट्रिक्ट योर कुकिंग विद देसी घी एंड सरसों का तेल। अच्छा, देसी घी एंड सरसों का तेल, ठीक। जो भी खाना बना रहे हो आप, हाँ। सब ओके। तो एक फाइनल क्वेश्चन मेरे को पूछना था एंड में, कोई हमारे ऑडियंस के लिए ना आप एक मैजिक फूड बता के जाओ, सस्ता सुंदर टिकाऊ मैजिक फूड। देखिए आज के इस पॉडकास्ट का मैजिक फूड है सुप्रज्ञा अर्क। सुपज्ञा, ओके। आप सब, इवन इफ यू फील योर सेल्फ हेल्दी पर्सन, हाँ, यू प्लीज कंज्यूम सुप्रज्ञा, मतलब मेध्य रसायन, यानी कि दिमाग को ताकत देने वाली हर्ब्स से बना अर्क फॉर Okay. 15 डेज। ओके। एंड फिर आप देखिएगा कि आपका जीवन
क्या चेंज होता है, आपके एनर्जी लेवल कहाँ पहुँचते हैं, आपकी नींद का क्वालिटी, आपके बात करने का तरीका, और घर वाले आपके जो है वो किस तरह से आपको देखेंगे 15 दिन बाद। तो इसलिए नाउ इट्स द हाई टाइम विद दिस पॉडकास्ट हम लोगों को बताना शुरू करें कि योर बॉडी हैज़ 2 कंपोनेंट, वन इज फिजिकल, सेकंड इज मेंटल और साइकोलॉजिकल। यानी एक तरफ तन है, एक तरफ दिमाग है। तन पोषित हो रहा है रोटी चावल दाल सब्जी से, लेकिन दिमाग जिसको आप लगातार प्रयोग कर रहे, उसके लिए अभी आपने ईंधन का इंतजाम नहीं किया। दैट्स वाई आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बार इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुपर फूड है सुप्रज्ञा अर्क, यानी दिमाग का ईंधन। और ये मिलेगा आपके यहाँ पे, ये मिल जाएगा ना ये सूप? ये सब जगह अवेलेबल है। अच्छा, अच्छा, सब जगह ये सब जगह अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया हाउ डू यू प्लेटफॉर्म्स हैं। स्पेल इट? सुप्रज्ञा, SUP? सुप्रज्ञा अर्क। हाँ, सुप्रज्ञा अर्क। आई स्पेल इट SUPRAGY। अर्क, प्रज्ञा अर्क। प्रज्ञा मीन्स जो बुद्धि को, सु मीन्स सात्विक बना दे, करेक्ट। फिर उसके बाद आनंद ही आनंद है। इसका डोजेज क्या रहेगा, कैसे लेना है 15 दिन तक? देखिए विनायक, हम इनिशियली 2 चम्मच यानी कि 10 मिलीलीटर 10 ml से हम इसको कहते हैं, आप शुरू करो। 3 दिन बाद आपको इसको 3 चम्मच करना है, यानी 15 ml, एंड उसके 3 दिन बाद आपको इसको 4 चम्मच यानी कि 20 ml लेना है, एंड फिर 20 ml पे इसको मेंटेन कर देना है। ओके, एक टाइम रात में पीजिए। इफ़ यू थिंक दैट यू आर हेल्दी, वो तो 15 दिन बाद पता लगेगा आपको कि आप हेल्दी थे कि नहीं थे। नहीं, 1 मिनट, जो स्टार्ट हमें करना है वो 5 ml से नहीं, 10 ml। 10 ml से करना 10 ml, है एक ही बार 10 ml लेना है रात में। मतलब खाली पेट है कि पानी के साथ कि कुछ खाना खाना पानी के साथ मिला के, पानी तो- के साथ मिला के 10 ml डाल के पानी के साथ मिला के पी लेना है और फिर सो जाना है। फिर सो जाना है। हाँ, ठीक है, ये कितने दिन करना है? 3 दिन 3 हाँ, दिन। फिर 3 दिन के बाद हमें करना है 15 15 ml। 15 वापस सेम रात को करके फिर सो जाना है, और फिर 3 दिन बाद 20 ml, 20 20 ml, और 20 ml कंटिन्यू करना है फॉर फिर फॉर लॉन्ग, जितना मर्जी लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये हर्बल है, अच्छा, इसमें कोई एडिक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट इसमें है तो केवल खुशियां हैं, इसमें है तो केवल आनंद है, इसमें है तो आरोग्यता है, इसमें है तो आशीर्वाद है। और ये कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आप छोटे बच्चे जो हैं उनको आप 2 चम्मच दीजिए, ठीक है, 2 चम्मच पे मेंटेन कीजिए। जो 15-17 साल के हैं वो 3 चम्मच पे, एडल्ट जो हैं वो 4 चम्मच पे इसको कैरी कर सकते हैं। एंड ये उनके लिए है जो अपने को हेल्दी समझ रहे हैं। जो जिनको लगता है कि नहीं, अब वो इरिटेटेड रहते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो सैड हैं, लैक ऑफ एनर्जी है, थकान लगी पड़ी है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे जा रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, याददाश्त नहीं है, विनीत 1 महीने के अंदर आप कहेंगे अब मुझे सब याद होना शुरू हो गया वापस से। तो लेकिन उनको 2 बार लेना होगा। अगर आप अपने को बीमार पा रहे हैं, कहीं तकलीफ में पा रहे हैं, तो आपको दिन में 2 बार लेना है। सुबह आप ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए, रात में सोते समय ले लीजिए। और अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि 15 दिन लेके देखो, फिर बताना कि हेल्दी थे कि अब हेल्दी अब हेल्दी हो। नहीं, और ये कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। ये कहीं भी मिल कहीं सकता भी है। मिल यस, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अच्छा, वन सब एमजी जगह। सब जगह। ओके, सुप्रज्ञा, चलिए। नाइस। तो हमें आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। हमने बहुत सारे रेमेडीज़ दिए, बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ को भी हमने एड्रेस किया, कैसे आयुर्वेदा इतना पावरफुल है ऐसी डिजीज़ को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन ने भी हार मान ली है। तो थैंक यू सर, आप ऑल द वे दिल्ली से सेकेंड टाइम आए और हमें इतना अच्छा बढ़िया सा पॉडकास्ट दिया, इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। विनायक, आपको भी दिल से धन्यवाद। विनीत, ऑलवेज ए प्लेजर टू सिट विद यू ऑल, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे हैं और कंसर्न है। आप कहते हैं कुछ ऐसा बता के जाइए जो लोगों के काम आए। एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों के साथ जाके बैठ के बात करता हूँ, लेकिन आप जितनी बार बोलते हैं कुछ ऐसा सीधे शब्दों में बताइए कि लोगों को इमीडिएट काम आए, काम आए। सिंपल एंड ये इफेक्टिव। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। नहीं, एक्चुअली लोगों की मैं बोलना चाहूँगा बहुत सार हेल्प हो जाती है। आप जब ये हॉट सीट पे बैठते हो, एक्चुअली हमने फील किया है कि लोगों को बहुत कुछ मिलता है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि लोग जो है वो क्वेश्चंस भेजें और हम उनको जवाब दें। एंड थर्ड पॉडकास्ट में हम पहले उनके क्वेश्चंस ही लेंगे।
हाँ, एक्चुअली हाँ, ये जो उनकी प्रॉब्लम जनरल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं Correct. उनके बारे में हम अटेंड करेंगे Yes, और yes. इन्हीं Correct. शब्दों के साथ मैं भी इजाजत जी। दूंगा। थैंक यू स्लाइड का समय हो रहा है। थैंक यू सर थैंक यू Welcome, सर, welcome. थैंक्स फॉर कमिंग टू विन विन वर्ल्ड। थैंक यू। आई होप ये वाले पॉडकास्ट से भी आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। और अगर अभी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, जो कि मुझे पता है कि बाकी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और डॉक्टर के लिंक नंबर सब होंगे, तो उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। यस, पार्ट 3 ज़रूर कमेंट करिएगा, हम सारे आपके कमेंट सेक्शंस पढ़ेंगे, वो कमेंट्स को हम पार्ट 3 में एड्रेस करेंगे, क्योंकि हमेशा आयुर्वेदा की हाँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन It's एक vast. पॉडकास्ट में डालना हमेशा मुश्किल एक पड़ नहीं, जाता 2 है। पॉडकास्ट में डालना बहुत मुश्किल है। यस, अगर वोट्स ज़्यादा पड़े पार्ट 3 के लिए तो हम पार्ट 3 के लिए सर को वापस बुलाएंगे दिल्ली से और सारे कमेंट्स आपके एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। Correct. और एक चीज़, ये पूरा पॉडकास्ट तो विन विन वर्ल्ड पे आता ही है, पर इसके छोटे छोटे क्लिप्स विन विन शॉर्ट्स पे आएंगे, इसका मेकिंग विन विन व्लॉग्स पे आएगा और इसका पूरा ऑडियो पॉडकास्ट सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में और स्पॉटिफाई पे ज़रूर आएगा, तो आप वहाँ पे भी उसको सुन सकते हो। और कमेंट सेक्शन में ना, आप अगर कोई गेस्ट को रिकमेंड करना चाहते हो, रिकमेंडेशंस भी आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उस हिसाब से हम फिर आपके गेस्ट को भी बुला सकते हैं। यस, तो मिलेंगे और एक नए ज़बरदस्त पॉडकास्ट के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय सिया राम। हर हर महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग। ये एक्चुअली ये वाला मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये बहुत क्योंकि आई